एक नाओफुमी नाम का लड़का जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी वर्ल्ड में रहता था। वो बिल्कुल भी खास नहीं था और उसका ना ही पढ़ाई में ध्यान लगता और ना ही किसी और काम में। वो बस गेम ही खेलता रहता था। अब इसी तरह से उसकी ज़िंदगी कट रही थी, लेकिन अचानक से एक दिन उसे ज़बरदस्ती बिना उसकी परमिशन के टेलीपोर्ट कर लिया जाता है। जब वो दूसरी दुनिया में आता है तो यहाँ पर आकर उसे पता चलता है कि वो अकेला ही टेलीपोर्ट नहीं हुआ है, बल्कि तीनों अलग अलग दुनिया से 3 लड़कों को यहाँ पर टेलीपोर्ट किया गया है। इन 3 लड़कों के नाम थे इटोसुकी, रेन और मोटोयासु। नाओफुमी के साथ साथ इन तीनों लड़कों को भी अलग अलग पावर्स मिली थी। अब नाओफुमी असल में एक शील्ड हीरो है और इसका मतलब क्या है ये हम आगे कहानी में जानेंगे। यहाँ पर किंग उन्हें बताता है कि उनके वर्ल्ड के मॉन्स्टर ने हमला किया है और उन्हीं मॉन्स्टर को रोकने के लिए, उन्हें हराने के लिए उन्होंने एक फॉरवर्डन टेक्निक का यूज करके उन्हें यहाँ पर समन किया है। अभी किंग ने यहाँ पर अपने किंगडम के कुछ अच्छे वॉरियर्स को इकट्ठा कर लिया था और उन सभी वॉरियर्स से कह दिया था कि जिसे जो भी वॉरियर पसंद हो वो उसे अपनी टीम में ले जा सकता है। अब उन सभी ने अपने अपने वॉरियर्स को चुन लिया था, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर नाओफुमी को किसी ने नहीं चुना था। लेकिन तभी एक माइनी नाम की एक सुंदर सी लड़की नाओफुमी को चुन लेती है और यहाँ पर उन चारों को ही कुछ पैसे दिए जाते हैं जिससे कि वो अपने लिए कुछ इक्विपमेंट्स या फिर वेपन खरीद सकें और खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकें। यहाँ पर उन तीनों लड़कों को तो बराबर कॉइन दिए गए थे, लेकिन नाओफुमी को सबसे ज्यादा कॉइन दिए जाते हैं क्योंकि उसकी टीम में सिर्फ एक ही मेंबर है। अब नाओफुमी उन्हें लेकर वहां से चला जाता है। वो देखता है कि उसके पास एक शील्ड है जिससे वो किसी को हरा नहीं सकता, पर वो इस शील्ड से कई चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसीलिए वो बाहर आकर कई सारे स्लाइम को खत्म करता है, जिनके बाद वो उन्हें शील्ड में एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके बाद अब माइनी बताती है कि वो लोग अगर चाहें तो आर्मर शॉप से आर्मर खरीद सकते हैं। जिसके बाद नाओफुमी तुरंत ही उसके साथ वहां पर चला जाता है। वहां पर पहुंचकर नाओफुमी अपने लिए एक वेपन देख रहा था, लेकिन कोई भी वेपन ऐसा नहीं था जिससे उसका वो शील्ड एक्सेप्ट कर सके। वो हर वेपन को हटा दे रही थी। अभी देखते हुए माइनी कहती है कि तुम सस्ता सा ही आर्मर ले लो। अब यहाँ पर माइनी ने अपने लिए एक बहुत ही ज्यादा महंगा आर्मर चुन लिया था। वही लड़कियों वाली हरकत। वो कहती है कि चिंता मत करो, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ और ही इनाम दे दूंगी। अब नाओफुमी मान जाता है क्योंकि वो भी उसकी टीम की मेंबर होने वाली है, तो उसे भी इस चीज की जरूरत पड़ेगी। वैसे इसके बाद वो लोग एक महंगी जगह पर खाना खाने जाते हैं और माइनी नाओफुमी को गिफ्ट देने की बात करती है, लेकिन वो शर्मा कर वहां से चला जाता है। अब वो कमरे में आता है और देखता है कि उसे किंग से जितने भी कॉइन मिले थे उसके पास अब 200 कॉइन बचे हैं और अब वो इन कॉइन्स को अपने शील्ड के अंदर छुपा लेता है। फिर वो सो जाता है और अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके कमरे में जो मेन चीजें थी वो सब गायब हो चुकी हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। वो बाहर आता है और तभी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और तुरंत ही उसे किंग के सामने ले जाते हैं। अभी सभी गार्ड बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, लेकिन नाओफुमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके सामने माइनी और मोटोयासु आते हैं। अभी माइनी मोटोयासु के पीछे छुपी हुई थी। मोटोयासु असल में यहाँ पर स्पीयर है। यहाँ पर माइनी का कहना था कि कल रात नाओफुमी ने उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। ये बात सुनकर नाओफुमी बहुत ज्यादा हैरान था और उसे ये तो पता ही था कि माइनी झूठ कह रही है, पर वो ये बात साबित नहीं कर सकता था। अब वो ये समझ गया था कि माइनी असल में उसकी टीम में इसलिए ज्वाइन हुई थी जिससे कि वो उसे जितने भी कॉइन मिले हैं वो सभी उससे ले सके। ये सुनकर नाओमी को बहुत गुस्सा आता है। इस तरह मोटोयासु कह रहा था कि इस लड़के को तुरंत ही खत्म कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नाओफुमी को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि मुझे अपने वर्ल्ड में वापस जाना है, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। पर किंग बताते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जब तक वो चारों हीरो मर न जाएं तब तक नाओफुमी को नहीं भेजा जा सकता। अब वो ये बात मान लेता है और इसके बाद वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले उसके बाद जितने भी कॉइन बचे हुए थे वो इन सभी को यहाँ पर माइनी के सामने फेंक देता है। इस चीज से अभी मोटोयासु को गुस्सा आता है और वो हमला करने के लिए उसके ऊपर आगे बढ़ता है, लेकिन अब नाओफुमी वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ होते हुए एक मिस्टीरियस आदमी छुपकर ये देख रहा था। अब नाओफुमी वहाँ से बाहर आता है, लेकिन अब किंगडम में भी उसके साथ बिल्कुल गलत व्यवहार हो रहा था। कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि जो वो ब्लैक स्मिथ था जिससे यहाँ पर वो तलवार वगैरह लेने के लिए आए थे, वो भी अभी नाओफुमी को पकड़कर उसे पीटने वाला था, क्योंकि उसके हिसाब से नाओफुमी को किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब वो उसकी आंखों में देखता है तो उसे एक सच दिखाई देता है, जिस वजह से वो उसे माफ कर देता है और उसे पहनने के लिए एक रोप देता है। नाओफुमी के पास पैसे नहीं थे, इस वजह से वो ब्लैक स्मिथ कहता है कि कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तब तो मुझे दे देना। इसके बाद अब नाओफुमी वहाँ से चला गया था और फिर से उस बड़े से जंगल के रास्ते में पहुंच चुका था, जहाँ पर उसे कई सारे स्लाइम मिलते हैं और वह उन्हें खत्म करता है। और यहाँ पर स्लाइम को खत्म करने के बाद उसने अपने लेवल इंक्रीज कर लिया था। इसका मतलब उसकी शील्ड अब लेवल 2 पर पहुंच चुकी थी। साथ ही यहाँ पर उसने कुछ स्लाइम को मारकर उनकी जो स्किन होती है उसे अपने पास रख लिया था। बाद में वो गांव के पास आता है और वहाँ पर जाकर एक सेलर को वो स्लाइम की स्किन बेचने लगता है। और वो सेलर जानता था कि नाओफुमी को ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, इस वजह से वो सिर्फ 1 कॉइन देने को कहता है। नाओफुमी जानता था कि इसकी कीमत ज्यादा है, इस वजह से वो उसे अपने रोप में फांस लेता है
और कहता है कि इससे ज्यादा तो मैं किसी एडवेंचरर को भेज सकता हूँ। अब यहाँ पर उसके रोप के अंदर बहुत सारे स्लाइम भी थे। बाद में वो सेलर डर कर हाँ कर देता है और उसे ज्यादा पैसे दे देता है। इसके बाद वो जाकर ब्लैक स्मिथ के 5 कॉइन दे देता है और वो वापस से बाहर की तरफ निकल आया था। यहाँ जंगल में आने के बाद अभी उसे थोड़ी भूख लग रही थी, तभी वहाँ कुछ मेडिसिन दिखाई देते हैं और अब जब वो उन मेडिसिन को अपनी शील्ड के अंदर एब्जॉर्ब करता है तो उसे कुछ हाई क्वालिटी की मेडिसिन मिलती है। इस वजह से वो तुरंत ही उन्हें ले जाकर एक सेलर को बेचता है जो कि दवाइयाँ बनाता था। अब उस सेलर को वो पसंद आ जाते हैं और इस वजह से नाफुमी को एक अच्छी कीमत मिलती है। अब यहाँ से वो एक रेस्टोरेंट में गया था जहाँ पर वो सस्ता सा खाना खरीद कर खाता है। इसके बाद जब वो वापस लौट रहा था तो स्ट्रीट के अंदर 3 लड़के उसे घेर लेते हैं और उससे पैसे मांगते हैं, लेकिन वो उनसे लड़कर अपनी शील्ड से उन्हें हरा देता है। नाफुमी ये बात भी जानता था कि वो शील्ड से ही आगे जाकर मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकता और साथ ही जो वो वेव्स आती हैं उन्हें नहीं रोक सकता। इसी वजह से अभी वो थोड़ी चिंता में था, पर तभी एक आदमी उसे देख लेता है और वो उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद वो नाफुमी को अपने साथ लेकर जाता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम अपने लिए एक स्लेव खरीद सकते हो। नाफुमी ये बात सुनकर हैरान था। यहाँ पर वो मर्चेंट उसे बहुत सारे स्लेव दिखाना शुरू करता है, जिस दौरान नाफुमी डेमी ह्यूमन गर्ल को देखता है। वो मर्चेंट उसे बताता है कि डेमी ह्यूमन गर्ल बीमार है, फिजिकली भी और मेंटली भी, इस वजह से हम इसे सस्ते में बेच रहे हैं। अगर तुम चाहो तो इसे सिर्फ 30 कॉइन में खरीद सकते हो। तो नाफुमी मान जाता है और उसे तुरंत ही खरीद लेता है और उसके बाद वो उसका नाम पूछता है। अब वो डेमी ह्यूमन गर्ल डरते हुए अपना नाम रेप्टिलिया बताती है। इसके बाद नाफुमी उसे अपने साथ ले गया था और वो सीधा ही ब्लैक स्मिथ के पास जाता है, जहाँ पर वो उससे एक वेपन मांगता है जिसे रेप्टिलिया यूज कर सकती है। रेप्टिलिया वो वेपन लेकर अभी भी डर रही थी, लेकिन नाफुमी तुरंत ही अपने कपड़ों में से एक स्लाइम निकालता है और कहता है कि रेप्टिलिया इसके ऊपर हमला करे। वो अभी भी बहुत डरी हुई थी और वो ऐसा नहीं कर रही थी। इसी वजह से नाफुमी उसे ऑर्डर देता है और जब रेप्टिलिया ऑर्डर नहीं मानती तो अचानक से उसके चेस्ट पर लगा हुआ वो कर्स जो कि मर्चेंट ने नाफुमी के नाम पर लगाया था वो एक्टिवेट हो जाता है और रेप्टिलिया को नाफुमी की बात माननी पड़ती है। अब वो जैसे ही स्लाइम पर हमला करती है तो स्लाइम मारा जाता है, जिस वजह से रेप्टिलिया को कुछ पॉइंट मिल चुके थे जो असल में बाद में उसके लेवल को इंक्रीज करने में उसकी हेल्प करेंगे। अब इसके बाद वो दोनों यहाँ से सीधा रेस्टोरेंट में आ गए थे, जहाँ पर नाफुमी फिर से सबसे सस्ता खाना खरीदता है, लेकिन सिर्फ अपने लिए। रेप्टिलिया के लिए वो वही खरीदता है जो पास ही में बैठे हुए कुछ बच्चे खा रहे थे। ये देखकर रेप्टिलिया हैरान थी। वो पूछती है कि क्या सच में वो ऐसा खाना खा सकती है, जिस पर नाफुमी हाँ करता है और वो उस खाने को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। नाफुमी उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें परचेज किया है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि तुम मेरी नौकर बनकर रहोगी। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और तुम्हें मेरी स्वॉर्ड बनना है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ शील्ड है, मैं किसी वेपन का यूज नहीं कर सकता। अब इसके बाद वो फिर से उसी जगह पर आ गए थे जहाँ पर नाफुमी को बहुत सारे स्लाइम मिलते हैं। यहाँ पर नाफुमी फिर से कुछ स्लाइम को खत्म करता है और साथ ही वो रेप्टिलिया से भी ऐसा करवाता है, जिसकी वजह से उसकी शील्ड का और रेप्टिलिया का दोनों का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा था। रात के टाइम पर हम देखते हैं कि रेप्टिलिया नाफुमी से पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो बताता है कि वो शील्ड हीरो है। ये सुनकर रेप्टिलिया हैरान थी, क्योंकि उसे याद आता है कि एक बार उसके पेरेंट ने उसे बताया था कि शील्ड हीरो बहुत अच्छे हैं, सिर्फ वही हैं जो कि डेमी ह्यूमन से अच्छे से बात करते हैं। और हमें ये जानने को मिलता है कि असल में नाफुमी के अलावा भी कई सारे शील्ड हीरो यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि पहले भी 4 हीरोज को समन किया जा चुका था। इसके बाद रेप्टिलिया सो जाती है। रात के टाइम उसे अचानक से एक सपना दिखाई देता है, जिसमें उसके पेरेंट उसे लेकर भाग रहे थे और उनके पीछे एक 3 हेड डीमन डॉग पड़ा हुआ था। अभी उसके पेरेंट उसे बचाने के लिए खाई में फेंक देते हैं और खुद मारे जाते हैं। ये देखकर रेप्टिलिया बहुत डर गई थी और घबराकर उठ जाती है, लेकिन अब नाफुमी उसे पकड़कर उसे शांत कराता है। हम देखते हैं कि अब उन्होंने धीरे धीरे जंगल में जितनी भी हर्ब्स थी उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया था और उन्हें ले जाकर नाफुमी हमेशा उस मेडिसिन वाले आदमी को बेच देता था। अभी हम देखते हैं कि आज रेप्टिलिया वहाँ बाहर बैठी हुई थी, जहाँ पर वो कुछ बच्चों को बॉल खेलते हुए देखती है और जब नाफुमी वहाँ बाहर आता है तो उससे पूछता है कि क्या उसे भी बॉल चाहिए, जिस पर रेप्टिलिया मना करती है। लेकिन यहाँ पर रेप्टिलिया की जो पूंछ थी वो हिल रही थी, इसका मतलब वो झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। पर नाफुमी समझ जाता है और उसे बाद में एक बॉल खरीद कर देता है। अब इसके बाद में नाफुमी लगातार इसी तरह से हर्ब बेचता रहता है और पैसे कमाता है। कुछ पैसे से वो पहले रेप्टिलिया के लिए मेडिसिन खरीदता है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है और इसी वजह से वो धीरे धीरे रिकवर करती जा रही थी। इसके बाद वो उसी ब्लैक स्मिथ के पास जाता है, जहाँ पर आकर वो रेप्टिलिया के लिए एक अच्छा सा वेपन मांगता है। स्मिथ उन्हें एक बड़ी सी तलवार देता है, जो कि ज्यादा बड़ी नहीं है पर रेप्टिलिया के लिए आगे काम आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अब जब वो उस जंगल में और अंदर की तरफ आते हैं तो उन्हें यहाँ पर एक पॉइजनस रैबिट मिलता है, जिसने नाफुमी के हाथ में बाइट कर लिया था। वो रेप्टिलिया से कहता है कि वो रैबिट को खत्म कर दे, लेकिन रेप्टिलिया ऐसा नहीं करना चाहती थी।
क्योंकि वो रैबिट बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। लेकिन नाओमी उसे समझाता है कि अगर वो इसी तरह से डरती रही और क्यूट चीज़ों को देखकर उन्हें माफ़ करती रही तो वो कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाएगी। और वैसे भी अगर वो स्ट्रांग नहीं बनी तो नाओमी को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाओमी यहाँ पर आने वाली वेव्स को ख़त्म करना चाहता है और इसके लिए उसे रेप्टिलिया की मदद चाहिए। ये सुनकर रेप्टिलिया तुरंत ही जाकर सीधा उस रैबिट को ख़त्म कर देती है। वो कहती है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस तो मुझे छोड़ना मत। अब इसके बाद नाओमी फिर से ब्लैक स्मिथ के पास आ गया था। यहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या आसपास कोई और गांव है जहाँ पर हम जाकर कुछ पैसे कमा सकें। अब वो स्मिथ उसे पास ही के गांव का रास्ता बताता है। नाओमी उस गांव में आने के बाद वहाँ पर बैठे हुए सेलर से बातचीत करते हुए उसे वो रैबिट की स्किन सेल करता है और यहाँ उससे ऐसी कोई जगह पूछता है जहाँ पर वो और ज़्यादा पैसे कमा सके। यहाँ पर वो सेलर उसे बताता है कि एक टनल है जिसके अंदर उसे बहुत सारे ऑबस मिल सकते हैं जो कि असल में मॉन्स्टर टाइप के होते हैं और वो उनकी स्किन को सेल कर सकता है। अब नाओमी उसकी बात मान लेता है और तुरंत ही वह जाने के लिए निकल जाता है। अभी पहले वो रुककर अपनी शील्ड के स्टेटस सिस्टम को चेक करता है, जहाँ पर उसे जानने को मिलता है कि उसने फाइनली इतनी एक्सपी जमा कर ली है कि वो लेवल इंक्रीज कर सकता है। अब जब वो अपने लेवल इंक्रीज करता है तो यहाँ पर उसकी शील्ड चेंज हो चुकी थी, क्योंकि शील्ड की पावर और ज़्यादा बढ़ गई है। अब जब वो उसकी पावर का यूज़ करके देखता है तो एक स्पिरिचुअल जॉइंट शील्ड उसके सामने आ जाती है। नाओमी ये देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, पर वो ऐसा दिखाता नहीं कि उसे इससे कोई फर्क पड़ता है। अब इसके बाद हम नाओमी और रेप्टिलिया को तुरंत ही उस टनल में जाते हुए देखते हैं। अब यहाँ पर उस टनल के अंदर आने के बाद रेप्टिलिया नाओमी से पूछ रही थी कि आखिर वो उसे क्या कहकर बुलाए। इस पर नाओमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वह कहता है कि तुम्हें जो कहना है कहो। इसके बाद अचानक से उनके सामने 2 हेडेड वाला डीमन डॉग आ जाता है। यहाँ पर रेप्टिलिया उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इस वजह से नाओमी के साथ वहाँ से भाग जाती है। अब उन्हें उस डॉग का सामना करना था। रेप्टिलिया यहाँ पर नाओमी को सारी बात बताती है कि 3 हेडेड डीमन डॉग ने उसके पेरेंट्स को मारा था। नाओमी कहता है कि ये बहुत अच्छा मौका है, तुम उसका बदला ले सकती हो। लेकिन अभी रेप्टिलिया डरी हुई थी, लेकिन नाओमी तुरंत ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर उसने उस डीमन डॉग के एक सर को तो रोक लिया था, लेकिन दूसरा सर उसके शोल्डर पर बाइट कर लेता है। ये देखते हुए नाओमी तुरंत ही रेप्टिलिया की हेल्प मांगता है, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। नाओमी उस कर्स पावर को भी एक्टिवेट करता है, पर फिर भी रेप्टिलिया मानने को तैयार ही नहीं थी। तो अब वो उससे कहता है कि ठीक है, तो तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर मैं मर गया तो इससे ये कर्स टूट जाएगा और फिर तुम फाइनली आज़ाद हो जाओगी। पर रेप्टिलिया ऐसा नहीं चाहती थी, उसे नाओमी अच्छा लगने लगा था और वैसे भी नाओमी ने शुरू से ही उसकी रक्षा की है और उसको खाने को दिया। इस वजह से वो तुरंत ही अपना वो नया चाकू यानी कि तलवार लेकर आगे बढ़ती है और उस 2 हेडेड डीमन डॉग के दूसरे सर पर हमला करती है। अब इस वजह से उस डॉग को ज्यादा कुछ चोट तो नहीं लगी थी, बल्कि उसने रेप्टिलिया को वहां से दूर फेंक दिया था। अब इसके बाद वो गुस्से में रेप्टिलिया की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन उसके वहां तक पहुंचने से पहले ही नाओमी ने उसके सामने अपना वो स्पिरिचुअल शील्ड बना लिया था, जिस वजह से अभी वो डीमन डॉग उस शील्ड से टकरा गया था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए रेप्टिलिया आगे बढ़कर उस डीमन डॉग के हार्ट पर अपनी तलवार मार देती है, जिस वजह से वो डीमन डॉग वहीं पर मारा जाता है। और रेप्टिलिया अभी खुश भी थी और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा डर भी गई थी। वो तुरंत ही आगे आकर नाओमी के गले लग जाती है। नाओमी ये देखकर उससे कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था कि तुम मुझे क्या कहकर बुलाओगी, तो तुम मेरे नाम से ही मुझे बुला सकती हो। अब इसके बाद इसी तरह से ट्रेनिंग करते हुए और उन मॉन्स्टर को खत्म करते उन्हें करीबन 2 हफ्ते बीत चुके थे। यहाँ पर नाओमी ने मॉन्स्टर को हराते हुए उनके पार्ट से अपनी शील्ड को भी और ज्यादा पावरफुल बना लिया था। साथ ही हम देखते हैं कि रेप्टिलिया भी कई सारे मॉन्स्टर को हराती है, जिसकी वजह से उसका लेवल भी बढ़ता है और अब वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। साथ ही अचानक से उसकी एज भी बढ़ जाती है। नाओमी ये देखकर हैरान था, उसे इसमें कुछ भी समझ नहीं आया था। इसके बाद वो वापस से उसी विलेज में लौटते हैं, जहाँ पर नाओमी ब्लैक स्मिथ से मिलता है और वो उससे अगली वेव की लोकेशन के बारे में पूछता है। ये सुनकर ब्लैक स्मिथ उसे डिटेल में बताना शुरू करता है कि असल में किंगडम के अंदर एक रेप्टिलियन टावर है, जहाँ पर जाकर सभी हीरो रजिस्टर करते हैं और उसके बाद में जब एवीएस जिस जगह पर आने वाली होती हैं उन्हें वहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात बाकी सभी हीरोज के साथ होती है। अभी वो सभी नाओमी का मजाक उड़ा रहे थे, खासकर मोटोयासु। इसी वजह से नाओमी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वापस से वहां से लौट के आता है। यहाँ रात के टाइम अभी रेप्टिलिया नाओमी से कहती है कि वो नाओमी को कभी धोखा नहीं देगी, लेकिन नाओमी ये बात पहले से ही जानता था। वैसे अब थोड़ा सा टाइम और बीतता है और हम देखते हैं कि अब रेप्टिलियन टावर में सैंड धीरे धीरे दूसरे ब्लॉक पे पहुंच चुकी थी, जिसका मतलब वेव आने का टाइम हो चुका है। इसीलिए इन चारों हीरोज को और इनके टीम मेंबर्स को सीधा ही टेलीपोर्ट करके उस विलेज के बाहर भेज दिया जाता है, जहाँ पर वेव्स आने वाली थी। अब जब फाइनली फर्स्ट वेव स्टार्ट होती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि बहुत सारे बीस्ट और मॉन्स्टर वह गांव के ऊपर हमला करना शुरू कर दिए थे और अभी जो बाकी 3 मेन कैरेक्टर थे
वो यहाँ पर उन मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। दूसरी तरफ नाओफुमी जो कि मॉन्स्टर से तो लड़ रहा था पर वो उन विलेजर्स को भी बचा रहा होता है। विलेजर्स अभी खुश थे कि उनके लिए कोई तो है, क्योंकि बाकी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो किसी और पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ दिनों के बाद उन्हें रीइंफोर्समेंट मिलती है, मतलब उनकी मदद के लिए अब किंगडम के बहुत सारे सोल्जर्स भी वहाँ पर आ गए थे। लेकिन उन्होंने यहाँ पर आते ही एक फायर मैजिक स्पेल कास्ट कर दिया था, जिससे बड़े बड़े आग के गोले वहाँ गांव के ऊपर गिरने लगे थे। भले ही इसमें मॉन्स्टर खत्म हो रहे थे पर इससे गांव वालों को भी नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन नाओफुमी और रेप्टिलिया जितना भी हो सकता था उतने लोगों को बचाते हैं। अब रेप्टिलिया को गुस्सा आता है, इस वजह से वो एक सोल्जर पर हमला करने वाली थी। तभी वाइस कैप्टन उसे ऐसा करने से रोक लेता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी जो भी सोल्जर्स थे वो खासकर 3 मेन कैरेक्टर, मतलब कि नाओफुमी को छोड़कर बाकी जो 3 मेन कैरेक्टर थे उनकी खास मदद कर रहे थे। नाओफुमी का उन पर ध्यान ही नहीं था। वैसे अंत में वो सभी मॉन्स्टर्स और बीस्ट को खत्म करके इस वेव को क्लियर करते हैं। लेकिन यहाँ पर गांव वाले थैंक यू सिर्फ स्पेशली नाओफुमी को ही कर रहे थे। भले ही वो विलेज को पूरी तरीके से नहीं बचा पाया, लेकिन ज्यादातर विलेजर्स बच चुके थे। इस वजह से अभी विलेजर्स खुश थे, क्योंकि पहले जब वेव्स आती थी तो उनका पूरा गांव डिस्ट्रॉय हो जाता था। यहाँ पर रेप्टिलिया बहुत उदास थी, वो कह रही थी कि काश वो लोग उसके विलेज को भी इसी तरीके से बचा पाते। मगर नाओफुमी यहाँ पर उसके पास आता है और अब इसके बाद हम देखते हैं कि अभी उन्होंने एक वेव क्लियर कर ली थी। इस वजह से वहाँ किंगडम के अंदर सेलिब्रेशन हो रहा था। अभी किंग का ध्यान सिर्फ उन 3 मेन कैरेक्टर्स पर था और नाओफुमी पर किसी का भी ध्यान नहीं था। तभी यहाँ पर रेप्टिलिया नाओफुमी के लिए एक चीज लाती है खाने को, पर नाओफुमी इसके लिए मना कर देता है। लेकिन रेप्टिलिया उसे जबरदस्ती खिलाने लगती है और उनके बीच में अच्छा सा कुछ चल रहा था। उसी दौरान वहाँ पर मोटोयासु आता है और मोटोयासु को यहाँ पर माइनी लेकर आई थी, क्योंकि माइनी ने उससे कहा था कि नाओफुमी ने एक दूसरी लड़की को फंसा लिया है और शायद वो नाओफुमी की असलियत नहीं जानती, इसलिए हमें उसे आजाद कराना चाहिए। अब मोटोयासु वहाँ पर आ जाता है और नाओफुमी से कहता है कि वो उससे फाइट करे, लेकिन नाओफुमी ने तुरंत ही फाइट से मना कर दिया था। लेकिन मोटोयासु कहता है कि उसे लड़ना ही होगा। वो चाहता है कि अगर वो जीत गया तो नाओफुमी को रेप्टिलिया को आजाद करना होगा। लेकिन नाओफुमी कहता है कि अगर मैं जीत गया तो क्या? तो इस पर मोटोयासु कहने लगता है कि अगर तुम जीत गए तो तुम रेप्टिलिया को अपने साथ रख सकते हो। नाओफुमी को ये डील बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो तुरंत ही मना करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन इतने में ही किंग के सोल्जर्स वहाँ रेप्टिलिया को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि नाओफुमी को लड़ना पड़ेगा और अब उनके बीच में लड़ाई शुरू होती है। यहाँ एरिना के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे किंगडम के और लोग अभी मैच को देखने के लिए आए हुए थे। नाओफुमी और मोटोयासु आपस में लड़ते हैं और हमें पता चलता है कि नाओफुमी तो असल में एक शील्ड मेन कैरेक्टर है, जिसकी वजह से उसके पास कोई वेपन नहीं रह सकता। लेकिन मोटोयासु यहाँ पर एक स्पीयर मेन कैरेक्टर है, इस वजह से उसके पास एक एडवांटेज है। अब लड़ाई शुरू होती है। नाओफुमी ने अभी तक एडवेंचर में जितनी भी तरह की अपनी शील्ड अनलॉक की थी वो उन सभी का यूज करता है। इस वजह से मोटोयासु को प्रॉब्लम हो रही थी। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि सच में शील्ड हीरो पावरफुल है और अब मोटोयासु अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तभी नाओफुमी अपने वो डीमन डॉग वाली शील्ड को अनलॉक करता है, जिसे उसने 2 हेड डीमन डॉग वाले ब्लेड से अनलॉक किया था। इसके आते ही यहाँ पर मोटोयासु के आसपास एक केज क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे स्लाइम्स थे जो कि मोटोयासु को काटना शुरू कर देते हैं। इस वजह से उसे दर्द हो रहा था। मोटोयासु जल्दी उससे हार जाता है, लेकिन इतने में ही माइनी वहां से छुपकर हमला करती है और इसकी वजह से यहाँ पर नाओमी नीचे गिर गया था और इसी चीज का फायदा उठाते हुए मोटोयासु ने नाओमी पर हमला कर दिया और फाइनली मोटोयासु को जीता हुआ घोषित कर दिया गया। नाओमी यहाँ पर कह रहा था कि माइनी ने मोटोयासु की मदद की, इसका मतलब उन्होंने चीटिंग की है, पर उनकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन कोई भी नाओमी के पक्ष में कोई भी बात नहीं कर रहा था। ये देखकर नाओमी मन में सोचता है कि ये लोग अंधे हैं क्या? वैसे नाओमी को इस चीज से बहुत बुरा लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ का किंग मोटोयासु को विनर घोषित करता है और उसे अपने पास बुलाता है। उसी दौरान नाओमी को जानने को मिलता है कि माइनी असल में किंग की बेटी है, इसका मतलब वो इस किंगडम की प्रिंसेस है। अब इस बात से नाओमी सब कुछ समझ चुका था कि शुरुआत से ही उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। मतलब कि किंग जो कि शील्ड मेन कैरेक्टर से हेट करता है, उन्होंने जानबूझकर अपनी बेटी को नाओमी की टीम में भेजा, जिससे कि वो नाओमी को फंसा सके और सभी के मन में उसके लिए गलत इमेज को क्रिएट कर सके। और इसी वजह से अभी सब नाओमी को हेट करते हैं। मगर नाओमी का कहना था कि अगर जब किंग को शील्ड मेन कैरेक्टर पसंद ही नहीं था तो उन्होंने उसे समन ही क्यों किया, और जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है तो फिर वो उसे हेट क्यों करते हैं। उसे इस चीज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सामने देखता है कि एक जनरल अभी एक खास लिक्विड का यूज कर रहा था रेप्टिलिया की चेस्ट से वो कट साइन को हटाने के लिए, और रेप्टिलिया के ऊपर से वो कट साइन भी हट जाता है। वैसे नाओमी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेप्टिलिया के ऊपर कोई कट्स है या नहीं, बस उसे सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ रहा था कि सब उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं,
जबकि उसने अभी अभी एक विलेज को बचाया है। उसे इस चीज़ पर बहुत गुस्सा आता है और इसी वजह से उसके जो अंदर की फीलिंग फील हो रही थी कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी को ख़त्म कर दे, और इसी वजह से अचानक से उसकी शील्ड से एक मिस्टीरियस पावर जिसे कट सीरीज कहा जाता है वो एक्टिवेट हो जाती है। उसी समय वहाँ दूसरी तरफ अभी रेप्टिलियन ने यहाँ मोटोयासु को एक जोरदार चांटा मार दिया था। वो उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे बचाओ, ये बात मैंने तो तुमसे नहीं कही थी। अब मोटोयासु यह बात सुनकर हैरान था। तभी माइनी आगे आती है और रेप्टिलिया की तरफ हाथ आगे बढ़ाती है उसे चांटा मारने के लिए, लेकिन इतने में ही वहाँ पर रैन और इत्सुकी वहाँ पर आ जाते हैं। वो दोनों माइनी को रोक देते हैं और मोटोयासु को सब कुछ सच बता देते हैं कि वो हार चुका था, लेकिन माइनी ने उसकी छुपकर मदद की। इस चीज पर माइनी कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, शायद उन्हें कोई भ्रम हुआ होगा। अभी वो ग्राउंड में मतलब जो कि किंगडम के लोग बैठे हुए थे उनमें से कोई भी कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन उनका सीधा कारण यही था कि वो किंग से डरते हैं, इसी वजह से वो कुछ नहीं कह सकते थे। अब यहाँ पर रेप्टिलियन नाओफुमी के पास आती है और कहती है कि भले ही मेरे ऊपर से वो कर्ज हट चुका है, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी स्वॉर्ड हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी आगे भी मॉन्स्टर से लड़ने में और वेव को क्लियर करने में। लेकिन नाओफुमी उसे चुप रहने को कहता है और कहता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, तुम्हारे ऊपर से कर्ज हट चुका है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन अब रेप्टिलिया उसके पास आती है। नाओफुमी अभी इस इमोशन में खो चुका था, इस वजह से वो सिर्फ एक अंधेरे कमरे में खुद को देख रहा था। अभी रेप्टिलिया उसे समझाती है कि माइनी ने नाओफुमी के बारे में सब कुछ बताया है, लेकिन उसे इस सब पर यकीन नहीं है कि माइनी ने नाओफुमी के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन उस सब पर उसे यकीन नहीं है। पर नाओफुमी कहता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, और इतना कहते हुए वो शील्ड को निकालने लगता है और कहने लगता है कि ये शील्ड किसी काम की नहीं है। पर इस पर रेप्टिलिया कहती है कि नहीं, तुम इसे जितना पावरफुल मानते हो ये उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है, और इसी की मदद से तुमने उस विलेज को बचाया था। लेकिन वो कहता है कि मुझे किसी भी विलेज को बचाना नहीं चाहिए था, वो बस अपने आप ही ऐसा हो गया। लेकिन रेप्टिलिया उसे गले लगाकर कहती है कि वो ऐसा नहीं है, वो सबकी बातों में आ रहा है, और दूसरी बात ये है कि वो अब नाओफुमी को खुद से ज्यादा अच्छे से समझने लगी है। अब ये चीज नाओफुमी को असल में सुनाई देती है, जिस वजह से उसके जो इमोशंस थे वो उसके ऊपर काबू नहीं कर पाते, और नाओफुमी को फाइनली रियलाइज होता है कि यही सेम वर्ड रेप्टिलिया ने वेव शुरू होने से पहले कहे थे, लेकिन उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। अब जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि रेप्टिलिया की एज बढ़ चुकी है। ये देखकर वो हैरान था, असल में पहले उसने ये चीज नोटिस नहीं की थी। इधर हम मोटोयासु को देखते हैं जो कि अभी भी नाओफुमी और रेप्टिलिया को देखकर ये सोच रहा था कि शायद रेप्टिलिया अभी भी किसी स्पेल के अंडर है। वो सोचता है कि उसे रेप्टिलिया को आजाद कराना चाहिए, पर तभी रैन और इत्सुकी उसे कहते हैं कि या तो वो अंधा है या फिर वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है, जो उसको अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई। अब इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर नाओफुमी रेप्टिलिया से पूछ रहा था कि उसकी एज इतनी स्पीड से कैसे बढ़ गई, और उसने ये चीज नोटिस नहीं की। तो इस पर रेप्टिलिया कहने लगती है कि असल में उसके क्लैन में यही खासियत है कि वो नॉर्मल ह्यूमन से अलग हैं, इसी वजह से उनके यहाँ जो बेबी डेमी ह्यूमंस होते हैं उनकी उम्र नॉर्मल ह्यूमन से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ती है, करीबन 4 गुना तेजी से। अब उसी दिन हम देखते हैं कि किंग ने चारों हीरोज को अपने पास बुलाया था। यहाँ पर वो सभी को रिवॉर्ड दे रहे थे क्योंकि उन्होंने अभी करंटली फर्स्ट वेव को क्लियर किया था। यहाँ पर मोटोयासु को 4000 कॉइन मिलते हैं और वहीं रैन और इत्सुकी को 3000 कॉइन दिए जाते हैं। अब जब नाओफुमी की बारी आती है तो उसे सिर्फ 500 कॉइन ही मिलते हैं, लेकिन उस पर भी किंग मना करते हुए कहता है कि नाओफुमी मोटोयासु से हार चुका है, इस वजह से उसे इतना भी नहीं देना चाहिए। नाओफुमी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ रैन और इत्सुकी कहने लगते हैं कि नाओफुमी नहीं आ रहा था, माइनी ने चीटिंग की थी, लेकिन माइनी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, और किंग जो कि उसके फादर हैं वो भी इस बात को मान नहीं रहे थे और कह रहे थे कि ये सब फालतू की बातें हैं। हम सभी ने देखा कि नाओफुमी हार गया। अब नाओफुमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो आगे बढ़ने लगता है, पर तभी रेप्टिलिया उसे रोक देती है और यहाँ से चलने को कहती है। वो उसकी बात मान लेता है, वो लोग वहाँ से वापस लौट आते हैं। अब इसके बाद वो उसी मिस्टीरियस मर्चेंट के पास आ गए थे जहाँ पर नाओफुमी को रेप्टिलिया मिली थी। अभी वो उस मर्चेंट से वही कट साइन को दोबारा बनाने को कहता है। ऐसा वो इसलिए कह रहा था क्योंकि अगर रेप्टिलिया के ऊपर कट का साइन होगा तो उसका लेवल, स्टेजेस और पावर के बारे में नाओफुमी को स्क्रीन पर दिखता रहेगा। अब मर्चेंट वो कट साइन दोबारा बना देता है, तभी नाओफुमी और रेप्टिलिया की नजर पास में रखे हुए एक्स पर जाती है। ये कुछ खास तरह के एक्स थे। नाओफुमी इनके बारे में पूछता है तो रेप्टिलिया बताती है कि ये नॉर्मल एक्स नहीं है, बल्कि इनके अंदर में से जो बर्ड्स निकलती हैं जिन्हें हमने किंगडम के अंदर देखा था। नाओफुमी पहले भी उन बर्ड्स को देख चुका है। वो बर्ड्स असल में सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने में यूज आती हैं, इसलिए अब वो भी उन्हें खरीदने का सोच रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नाओफुमी अभी एक मेडिसिन वाली दुकान पर आया था जहाँ पर वो एक बुक खरीदता है जिसमें कई तरह की हर्ब्स के बारे में लिखा हुआ था। उसे ये बुक फ्री में मिल जाती है क्योंकि वहाँ का जो ओनर था
उसका रिलेटिव वहाँ उस गांव में रहता था जहाँ पर अभी फर्स्ट वेव आई थी, और उसे पता चल चुका था कि शील्ड हीरो ने ही खास उनके विलेज को बचाया है। इस वजह से वो उसे बुक फ्री में दे रहा था। नाओफुमी जब उस बुक को देखता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसकी लैंग्वेज अलग थी। इसके बाद जब वो वहाँ से लौट के जा रहा था तभी उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है जो उसे एक ग्रिमवॉर देती है और कहती है कि उनका भी रिलेटिव उसी विलेज में रहता था। ये ग्रिमवॉर नाओफुमी को बहुत ही हेल्प कर सकता है उसकी पावर को बढ़ाने में, क्योंकि उसके अंदर कई तरह के मैजिक स्पेल लिखे हुए थे। नाओफुमी थैंक यू कहकर उसे ले लेता है, लेकिन बाद में वो देखता है कि उसका इस्तेमाल वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें भी वही दूसरी बुक की तरह लैंग्वेज लिखी हुई थी जो कि उसे आती नहीं थी। अब रेप्टिलिया उससे कहती है कि हम साथ मिलकर इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं, क्योंकि अभी हमें अच्छा खासा समय मिल चुका है, क्योंकि अगली वेव आने में कुछ महीने बाकी हैं। इसके बाद नाओफुमी फैसला करता है कि वो इस लैंग्वेज को सीखेगा और आज वो इसी गांव में रुकेगा, मतलब इसी किंगडम में रुकेगा। अब उस दिन के लिए वो लोग वहाँ पर रुक गए थे, लेकिन अगले ही दिन हम देखते हैं कि उन्होंने जो एग खरीदा था वो हैच करता है और उसके अंदर से एक ड्रैगन टाइप का बर्ड बाहर निकल कर आता है। अभी ये बर्ड अचानक से चलने लगती है और ये बहुत ज्यादा क्यूट भी थी, इसीलिए नाओफुमी ने इसका नाम फ्लो रखा था। और उस बर्ड का साइज भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। सिर्फ एक ही हफ्ते में ये अपने साइज से कई गुना बढ़ जाती है। ये देखकर नाओफुमी बहुत खुश था, क्योंकि अब वो उनकी मदद कर सकती है। वैसे अब तक नाओफुमी और रेप्टिलियन ने उस विलेज को छोड़ा नहीं था। तभी उस विलेज में एक और हीरो की एंट्री होती है, जो कि असल में मोटोयासु था। उसके साथ वहाँ पर माइनी भी आई हुई थी। वो सभी गाँव वालों को बताते हैं कि किंग की तरफ से ये ऑर्डर है कि मोटोयासु अब उनका नया लॉर्ड होगा, मतलब कि इस गाँव का किंग कह सकते हैं, और यहाँ के जो डिसीजन है वो मोटोयासु ही लेगा। गांव वालों को इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, पर अब माइनी कहने लगती है कि विलेज को डेवलप करने के लिए हम लोग टैक्स लगा रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति गांव से बाहर जाता है या अंदर आता है तब भी उसे टैक्स देना होगा, और साथ ही साथ गांव में रहते हुए भी उसे कुछ अच्छा खासा टैक्स देना होगा। इस पर वो गांव वाले लोग गुस्सा करते हैं, क्योंकि उन लोगों को 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नसीब नहीं होती, लेकिन माइनी मानने को तैयार ही नहीं थी। अब नाओफुमी इस बात के खिलाफ था तो वो आगे आता है, पर तभी अचानक से कुछ और लोग भी वहाँ पर आते हैं और माइनी को एक स्क्रोल देते हैं। वो स्क्रोल पकड़ती है और गुस्से में नाओफुमी को चैलेंज करते हुए कहती है कि हम एक रेस लगाएंगे और जो भी इस रेस में जीता ये गांव उसका होगा। सभी गांव वाले अभी नाओफुमी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो रेस करे, लेकिन वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। पर इस तरफ हम देखते हैं कि फ्लो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। इस वजह से नाओफुमी को भी हाँ करनी पड़ती है और अब ये रेस स्टार्ट हो जाती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि नाओफुमी और फ्लो दोनों ही आगे निकल रहे थे, जिस वजह से अभी माइनी को गुस्सा आता है और वो अपने ही सोल्जर को कुछ मैजिक स्पेल का यूज करने को कहती है। उसके सोल्जर कई तरह के मैजिक स्पेल क्रिएट करते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले हॉल में क्रिएट किया था, जिसकी वजह से फ्लो और नाओफुमी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन फिर फ्लो और भी ज्यादा मोटिवेशन के साथ खड़ा होता है और फिर से मोटोयासु को पीछे छोड़ने लगता है। ये देखते हुए अब माइनी के सोल्जर नाओफुमी की स्पीड स्लो कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर उन्होंने मोटोयासु की स्पीड को भी बढ़ा दिया था, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि नाओफुमी और फ्लो हार नहीं मानते। नाओफुमी अपनी शील्ड पावर से वहाँ पर स्पिरिचुअल शील्ड क्रिएट कर रहा था उन गड्ढों के ऊपर, जिस वजह से अब वो गड्ढों में नहीं गिर पा रहा था और लास्ट में अब जीत नाओफुमी की होती है। ये देखकर माइनी और मोटोयासु दोनों ही हैरान थे, पर माइनी कहती है कि उसने चीटिंग की है, क्योंकि जब वो रेस जीता था तभी अचानक से फ्लो का साइज पहले से काफी डबल हो चुका था। माइनी कह रही थी कि तुमने जानबूझकर किसी स्पेल का यूज किया है। तभी वहाँ पर मिस्टीरियस आदमी आता है जिन्होंने अभी अभी माइनी को वो स्क्रोल दिया था। वो कहता है कि सच में यहाँ पर कोई मैजिक स्पेल यूज किया था। माइनी कहने लगती है कि ये काम नाओफुमी का है, और वो कहता है कि नहीं, उसने सिर्फ सपोर्टिंग और हीलिंग स्पेल का इस्तेमाल किया था। चीटिंग तो माइनी और मोटोयासु ने की है। ये सुनकर वो समझ गई थी कि अब वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। इस वजह से वो कहने लगती है कि हमें ये विलेज नहीं चाहिए, वैसे भी ये खराब है। अब इसके बाद वो और मोटोयासु वहाँ से चले जाते हैं। अभी गांव वाले नाओफुमी को थैंक यू कर रहे थे, लेकिन नाओफुमी कहता है कि मैंने आपके गांव को बचाया है, मुझे रिवॉर्ड चाहिए। गांव वाले कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपको कुछ दे सकें, जिस पर नाओफुमी कहने लगता है कि मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। अब वो सोच रहे थे कि नाओफुमी को क्या दें, तभी फ्लो को वहाँ पर रखी एक बग्गी दिखाई देती है जो कि उसे बहुत अच्छी लगती है, जिस वजह से वो उसी की डिमांड करता है और गांव वाले भी उन्हें वो बग्गी दे देते हैं। अब वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। रास्ते में नाओफुमी सोच रहा था कि उसके पास वो टोकन है जिससे वो किसी भी विलेज में जा सकता है बिना विलेज की फीस दिए। मतलब वहाँ पर हर विलेज में एंट्री के लिए कुछ पैसे लगते हैं, लेकिन नाओफुमी असल में एक हीरो है, इसी वजह से उसे पैसे नहीं देने होंगे। इसीलिए अगर वो चाहे तो अपनी बग्गी में बैठकर लोगों को ट्रैवल करा सकता है और उनसे पैसे लेकर वो कुछ पैसे भी कमा सकता है। अब तभी हम देखते हैं कि रेप्टिलिया की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि वो पहली बार एक बग्गी में बैठी थी, इसीलिए अभी उसे आदत नहीं थी और वैसे भी रात हो चुकी थी।
इसी वजह से वो वहीं जंगल में रुकने का फैसला करते हैं। नाओफुमी अभी सो रहा था, तभी फिलो उसके पास आती है। अब जब सुबह नाओफुमी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास एक बच्ची सो रही है। ये देखकर वो पहले तो हैरान था, पर बाद में उसे जानने को मिलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि फ्लो है। इसके बाद वो लोग आते हैं ब्लैक स्मिथ के पास, जहाँ पर वो अभी फ्लो के लिए कुछ क्लॉथ लेने के लिए आए थे, क्योंकि जब वो अपना रूप बदलती है तो उसके कपड़े फट जाते हैं। अभी ब्लैक स्मिथ को तो वो समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन वे फ्लो अपना बर्ड वाला रूप बनाकर दिखाती है और वो लोग उसे बताते हैं कि वो मर्चेंट के पास गए थे और उसने उन्हें बताया था कि फ्लो उसकी स्पीशीज की एक खास तरह की बर्ड है जो कि ह्यूमन फॉर्म में भी आ सकती है। और साथ ही उन्होंने एक और स्पेल फ्लो के ऊपर क्रिएट किया था, जिससे कि अब वो नाओफुमी से कनेक्ट हो चुकी है, बिल्कुल रेप्टिलिया की तरह। यहाँ पर वो अभी ब्लैक स्मिथ के पास कपड़े लेने आए थे, लेकिन ब्लैक स्मिथ बताता है कि उसके पास इस तरह के कोई मैजिकल क्लॉथ नहीं है। वो अपने एक दूसरे टेलर के पास उन्हें जाने को कहता है। अगले सीन में वो लोग उस टेलर के पास आ चुके थे, जहाँ आने के बाद वो टेलर गर्ल बताती है कि मैं इसके लिए कपड़े बना सकती हूँ, पर मुझे मैजिकल थ्रेड की जरूरत पड़ेगी। अब मैजिकल थ्रेड के लिए उन्हें एक दूसरी शॉप पर जाना पड़ता है, जहाँ पर जो लेडी मैजिकल थ्रेड बेचती है वो बताती है कि उसके पास अभी मैजिकल थ्रेड है ही नहीं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो उसे अवेलेबल करा सकती है, इसीलिए उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ रुकना होगा। अब नाओफुमी, रेप्टिलिया और फ्लो इस विलेज में कुछ ज्यादा समय तक नहीं रुकना चाहते थे, इस वजह से वो कहते हैं कि हम फिर वापस आएंगे और वहाँ से चले जाते हैं। अभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि भागते हुए अपने गाँव की तरफ लौट रहा था। नाओफुमी को यही सही मौका दिखता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे गाँव तक छोड़ दूंगा, मुझे बस एक कॉइन दे देना। अब इस पर वो आदमी कहने लगता है कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है और उसकी मदर की तबीयत बहुत खराब है और इसीलिए उसे जल्दी से जल्दी अपने विलेज पहुंचना है। नाओफुमी उससे कहता है कि ठीक है, तो मुझे कुछ खाना वगैरह दे देना, और उसे बिठा लेता है और अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए वो बग्गी को वहीं छोड़ देता है और वो फ्लो के ऊपर ही बैठकर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें गाँव वाले रोकते हैं, मतलब गाँव के बाहर जो लोग खड़े हुए थे वो उन्हें रोकते हैं, लेकिन नाओफुमी उन्हें वो टोकन दिखा देता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि नाओफुमी असल में एक हीरो है। इसके बाद वो सीधा उस आदमी के घर में पहुंच चुका था, जहां पर वो आदमी अपनी मदर के लिए कुछ खाने के लिए लेने जा रहा था। उसी समय नाओफुमी उस मेडिसिन को अपनी शील्ड के साथ रिफाइन करते हुए उसकी पावर को बढ़ा देता है, जिस वजह से वो मेडिसिन अब कई गुना ज्यादा असरदार हो चुकी थी। उसके असर से उस आदमी की मदर बिल्कुल एक बार में ठीक हो जाती है। ये देखकर वो आदमी हैरान था। बाद में जब नाओफुमी वहाँ से लौट रहा था तब वो आदमी उसे बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स दे देता है। वैसे वो आदमी उससे पूछता है कि आखिर उसने किस तरह के स्पेल का यूज किया, लेकिन यहाँ पर नाओफुमी उसे ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता और वापस से आ जाता है। अब रोज उसका यही नया धंधा सही तरीके से चल रहा था। वो यहाँ से वहाँ हर गांव वालों को ट्रैवल करा रहा था और लोगों को लिफ्ट दे रहा था, जैसे उसे ठीक ठाक पैसे भी मिल रहे थे। एक दिन उसकी गाड़ी में एक आदमी आकर बैठता है और वो आदमी असल में एक मर्चेंट था। यहाँ पर वो नाओफुमी की तारीफ कर रहा था क्योंकि उसने उसके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी है। अभी रास्ते में उन्हें कुछ लुटेरे मिलते हैं जो कि उनका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि इन लोगों के पास जो भी है वो उन्हें दे दो। पर ये देखते ही नाओफुमी नीचे आता है लड़ने के लिए, पर उससे पहले ही रेप्टिलिया वहाँ सामने आ जाती है और वो उन सभी से फाइट करती है। पर इससे पहले फ्लो भी अपने एक टोर्नेडो स्मेल का इस्तेमाल करते हुए उन सभी लुटेरों को हरा देती है और बाद में वो लोग उन्हें बांध देते हैं। अभी नाओफुमी सोच रहा था कि वो उनके साथ क्या करे, तभी वो मर्चेंट आदमी कहता है कि इन्हें हमें एक सोल्जर को दे देना चाहिए जिससे इन्हें सजा मिलेगी। नाओफुमी के हिसाब से ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन अब वो लुटेरे हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम वहाँ से जल्द आजाद हो जाएंगे। वैसे भी नाओफुमी की इमेज बहुत खराब है और इससे कोई भी उसे हीरो नहीं समझने वाला। इस बात पर नाओफुमी को गुस्सा आता है और वो अपना प्लान बदल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी वो लुटेरे जहाँ पर रह रहे थे वहाँ उनका सारा ट्रेजर रखा हुआ था जो कि उन्होंने बाकी लोगों से लूटा है। नाओफुमी उनसे वही ट्रेजर ले रहा था। यहाँ पर रेप्टिलिया कह रही थी कि हम चोर के घर में चोरी कर रहे हैं। वैसे वो मर्चेंट आदमी कहता है कि ये गलत नहीं है, नाओफुमी बिल्कुल सही कर रहा है। तभी नाओफुमी उससे कहने लगता है कि तुम्हारी अच्छी बात है मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई, मैंने तुम्हें लुटेरे से बचाया, इसी वजह से तुम्हें मुझे एक्स्ट्रा पे करना होगा। वो मर्चेंट कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कॉइन से ज्यादा भी कुछ कीमती दूंगा जो कि है मेरी नॉलेज। इसके बाद वो उसे अपने घर पर ले आया था, जहाँ पर वो नाओफुमी को जेम स्टोन के बारे में नॉलेज देता है, जिस वजह से अब नाओफुमी जेम्स को भी क्रिएट कर सकता है और उन्हें रिफाइन कर सकता है। अब इसी तरह धीरे धीरे नॉलेज लेते लेते वो मर्चेंट बीच में घुल मिल गया था, जहाँ पर उसे कई तरह की न्यूज मिलती है। पहले उसे जानने को मिलता है कि मोटोयासु ने अभी अभी एक लेटेस्ट एक नए गाँव को बचाया है जो कि भूख से तड़प रहा था। उनकी फसल ग्रो नहीं कर रही थी, लेकिन मोटोयासु ने
एक ऐसी फसल ढूंढी जो कि किसी भी मौसम में ग्रो कर सकती है, लेकिन नाफुमी जानता था कि ये बात गलत है। माइनी असल में एक प्रिंसेस है, इस वजह से किंग को ये कहीं से मिल गई होगी और उसका क्रेडिट उन्होंने मोटोयासु को दे दिया उसे एक हीरो बनाने के लिए। अब इसके बाद उसे जानने को मिलता है कि रेन अभी बड़े बड़े खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ रहा है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और अगली वेव की तैयारी करने के लिए। इसके बाद उसे इटोसुकी के बारे में जानने को मिलता है कि वो अचानक से कहीं गायब हो गया है। उन्हें लास्ट न्यूज यही मिली थी कि वो एक मिस्टीरियस पावरफुल डंजन के अंदर गया है, लेकिन उसके बाद में उन्हें कुछ ज्यादा न्यूज नहीं मिली। अब इतनी जानकारी और इतनी नॉलेज नाफुमी के लिए बहुत थी। वो वहां से जाने का डिसाइड करता है और सबसे पहले उस मर्चेंट आदमी को थैंक यू कहता है। अब वो मर्चेंट आदमी यहाँ नाफुमी को एक लेटर देते हुए कहता है कि वो पास के ही एक माइन की तरफ जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर मर्चेंट आदमी का एक दोस्त रहता है जो कि उसे कुछ जेम्स स्टोन प्रोवाइड करा सकता है। नाफुमी तुरंत ही वहाँ पर पहुँचता है और उस आदमी से मिलता है। वो आदमी कहता है कि ठीक है, अभी हम भी माइनिंग कर रहे हैं, अगर तुम्हें कोई सा भी जेम स्टोन चाहिए तो तुम अपनी मर्जी से उसे फ्री में ले सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उस लेडी को अपने साथ ले आया था जिससे वो फ्लो की ड्रेस के लिए मैजिकल थ्रेड खरीदने वाले थे। अब जो वो मैजिकल थ्रेड है वो भी इसी तरह से इन्हीं जेम स्टोन से बनता है, इसीलिए वो लेडी को अपने साथ ले आए थे जिससे कि वो उस स्टोन को पहचान सके। वो लोग उस माइन के अंदर जाते हैं, जहाँ पर अंदर जाने के बाद उन्हें एक बॉक्स दिखता है जो कि खाली था। तभी फ्लो एक दूसरी डायरेक्शन में पॉइंट करती है, जिसके बाद वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर आने के बाद फ्लो डर रही थी, लेकिन नाफुमी फिर भी इस जर्नी को कंटिन्यू रखता है और आगे आता है। कुछ देर आने के बाद उन्हें बहुत सारे जेम्स स्टोन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मॉन्स्टर सो रहा था जो कि बहुत ही खतरनाक भी दिख रहा था। इस वजह से वो लोग पहले कोशिश करते हैं कि वो मॉन्स्टर जागे ना, लेकिन फिर भी वो जाग जाता है और हमला करने लगता है। अभी रेप्टिलिया भी उस पर अटैक करती है और फ्लो भी अटैक करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। साथ ही वो ओल्ड लेडी भी यहाँ पर अपने एक फायर स्पेल की मदद से उस मॉन्स्टर पर हमला कर रही थी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर वहाँ पर नाफुमी की तरफ हमला करने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी शील्ड की मदद से उसे रोक लेता है। इसके बाद अभी रेप्टिलिया बिल्कुल चुपचाप उस बीज के पीछे आते हुए उस पर हमला करने वाली थी, लेकिन वो बीज बिल्कुल बारीक आवाज को भी ध्यान से सुन सकता था। इसी वजह से वो रेप्टिलिया के अटैक को रोक लेता है, जिससे रेप्टिलिया भी इंजर्ड हो जाती है। पर इसके बाद अब नाफुमी समझ चुका था कि इस बीज को साउंड कुछ ज्यादा ही बारीक सुनाई देती है और इसी वजह से अब वो अपनी न्यू स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एक साउंड वेव क्रिएट होती है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंस थी और इसे वो बीज सह नहीं पाता और वहीं पर मारा जाता है। अब उन्हें वो क्रिस्टल भी मिल चुके थे। इसके बाद फ्लो उन्हें रिफाइन करते हुए उनमें से कुछ थ्रेड बनाना शुरू करती है। उन थ्रेड को वो इसलिए बना रही थी क्योंकि उसे वो अपनी माना यानी कि अपनी एनर्जी की मदद से बनाना है, जिससे कि वो क्लोथ भी उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट रहेगा। और फाइनली कुछ देर के बाद वो ड्रेस को क्रिएट कर लेती है। इसके बाद वो उसी टेलर लेडी के पास जाते हैं, जहाँ वो टेलर लेडी बहुत ही जल्दी वो क्लोथ को क्रिएट कर देती है। अब फ्लो को भी वो क्लोथ पसंद आ गए थे, मगर नाफुमी तो इस बात पर ज्यादा खुश था कि अब उसे और ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद अब वो वापस से अपनी जर्नी कंटिन्यू करने वाले थे। तभी वो मर्चेंट आदमी नाफुमी को एक टास्क देता है। वो बहुत सारे मेडिसिन देता है और एक विलेज में जाने को कहता है। अब नाफुमी वहाँ उस विलेज में पहुँचता है तो वहाँ जाकर उसे जानने को मिलता है कि इस विलेज के ऊपर कुछ डीमन ट्री ने हमला कर दिया। असल में उस ट्री का कोर पॉइंट सिर्फ एक ही है, जो कि एक अजीब से बीज की मदद से उग रहा है। उसे रोकने के लिए कई सारे एडवेंचरर्स पहले भी जंगल में जा चुके हैं, लेकिन वो लौट कर नहीं आए। अब नाफुमी पहले तो फ्लो को भेजकर उन सभी एडवेंचरर्स को बचाता है। जब फ्लो नाफुमी से कहती है कि आखिर ये लोग वहाँ पर करने ही क्या गए थे, जब ये उस ट्री मॉन्स्टर को हरा ही नहीं सकते, तो उसे बोलता हुआ देखकर वो विलेजर समझ जाते हैं कि नाफुमी वही शील्ड हीरो है जिसके बारे में उन्होंने सुना था। ये सुनकर अब वो नाफुमी से कहने लगते हैं कि अब वो उनकी जान बचाए, क्योंकि स्ट्री मॉन्स्टर के यहाँ पर होने की वजह से गांव के और भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। नाफुमी पहले तो उन्हें दवाई देता है जो कि वो अपने साथ लाया था, बल्कि वो उस दवाई को और रिफाइन कर देता है, जिसकी वजह से वो अब और भी अच्छे तरीके से काम कर रही थी। इसके बाद अब गाँव वाले उसे अच्छा खासा पैसा देने वाले थे उस डीमन ट्री को खत्म करने के लिए। इस वजह से वो डीमन ट्री के कोर के पास जाता है। वो ट्री खतरनाक था, लेकिन लड़ते वक्त नाफुमी को आइडिया आता है जो दवाई उसने गांव वालों को दी थी वो उस दवाई को डीमन ट्री के कोर के पॉइंट में डाल देता है, जिस वजह से वो डीमन ट्री वहीं पर सूख जाता है। अब वो डीमन ट्री ज्यादा तबाही ना करे फ्यूचर में, इसलिए वो लोग उसके जो फल थे जिनके अंदर वो और भी बीज हो सकते हैं उन्हें तोड़ लेते हैं। नाफुमी उन्हें भी रिफाइन करता है और गाँव वालों को बेचने की कोशिश करता है, पर गाँव वाले डरे हुए थे, इस वजह से वो उसे नहीं रखते। अब गांव के ऊपर से खतरा हट चुका था, इस वजह से नाफुमी वहां से निकलने का फैसला करता है। अब उसे उस मर्चेंट आदमी से एक और नया टास्क मिल गया था, जिसके लिए उसे एक दूसरी जगह पर जाना था।
जहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो पहले तो वहाँ पर उस टास्क को कंप्लीट करता है और फिर कुछ टाइम वहाँ रुकने का फैसला भी करता है। अब जब वो वहाँ पर रुके हुए थे तो हम देखते हैं कि रेप्टिलिया को फ्लो से थोड़ी सी जलन होने लगी थी, क्योंकि वो नाफुमी के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर रही थी और उनके रिलेशन काफ़ी अच्छे होते जा रहे थे। लेकिन उसे जलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसे जलन होती है और वो फैसला करती है कि वो नाफुमी के लिए कुछ करेगी। उसे कुछ लोगों से जानने को मिलता है कि एक खास तरह का मेटल है जो कि बहुत ही रेयर होता है, और उसे ये भी खबर मिलती है कि पास में ही एक बर्ड का घोंसला है और उस बर्ड के पास उन्हें वो मेटल मिल सकता है। इस वजह से रात के टाइम रेप्टिलिया तुरंत ही बाहर चली जाती है, लेकिन आधे रास्ते में पहुंचकर उसे पता चलता है कि फ्लो भी उसका पीछा कर रही है, क्योंकि उसे भी वो मेटल नाफुमी को देना था। रेप्टिलिया ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो फ्लो को भगा भी नहीं सकती, तो वो दोनों ही आगे बढ़ते हैं। जिस दौरान फ्लो गलती से खाई में गिरने वाली थी, लेकिन फिर रेप्टिलिया उसे बचा लेती है। अब जब वो उस बर्ड के पास पहुंचते हैं तभी हम देखते हैं कि एक और वहाँ पर राइनोमॉन्स्टर टाइप बीस्ट उनकी तरफ आगे बढ़ता है और वो बर्ड के घोंसले को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से अब उन्हें वो मेटल नहीं मिल सकता था। इस वजह से वो उस बीस्ट को खत्म करके वहाँ से ले आते हैं। वो उससे सेल करते हैं और उन्हें एक दूसरा हथौड़ा मिलता है, जिससे कि नाफुमी आगे चलकर अपना इक्विपमेंट आसानी से बना पाएगा। इसीलिए वो नाफुमी को वही गिफ्ट कर देते हैं। अगले टास्क के लिए उन्हें फिर से एक विलेज में जाना था, जहाँ उन्हें बहुत सारी मेडिसिन सप्लाई करनी थी। अब जब वो उस गाँव में पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहुँचकर उन्हें जानने को मिलता है कि पूरे गाँव में सभी की तबीयत बहुत खराब है। अभी वो सभी लोग नाफुमी को देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि वो उसे पहचान गए थे कि ये वही है जिसने अभी अभी और भी गांव को इसी तरह के खतरनाक बीमारी से बचाया है। नाफुमी उन्हें वो दवाई देता है रिफाइन करके, जिसके लिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करता है। इसके बाद उसे जानने को मिलता है कि असल में ये बीमारी एक ड्रैगन की वजह से फैल रही है, जो अभी अभी यहाँ गाँव के कुछ दूर पर अपियर हुआ था, और उसके अंदर से जो पॉइजनस गैस है उसी से गाँव वाले बीमार पड़ रहे हैं। नाफुमी उन्हें कितनी भी दवाइयाँ क्यों ना दे दे, पर भी यही बीमारी परमानेंटली नहीं खत्म हो सकती जब तक कि वो ड्रैगन मर न जाए। इसी वजह से वो वहां से जाने का फैसला करते हैं। अब वहां पर पहुंचकर जब वो उस ड्रैगन से लड़ रहे थे तब वो उस ड्रैगन को बहुत ही आसानी से हरा देता है, और हम देखते हैं कि उस ड्रैगन ने खुद की बॉडी को फिर से रिकवर कर लिया था। अब नाफुमी ये बात समझ चुका था कि इस ड्रैगन को हराना इतना आसान नहीं, और वो वैसे भी वहां पर बिना किसी प्लान के आया है, तो इस वजह से वो वापस लौटने का फैसला करता है। लेकिन अभी यहाँ फ्लो उस ड्रैगन से लड़ रही थी। वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारती है, पर वो ड्रैगन भी उसे वहां से दूर फेंक देता है। नाफुमी फ्लो से कहता है कि हमें चलना चाहिए, जिस पर फ्लो तैयार भी थी, पर इतने में ही वो ड्रैगन आगे बढ़कर फ्लो को खा जाता है। ये देखकर नाफुमी और रेप्टिलिया दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। नाफुमी को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और इसे गुस्से की वजह से उसके अंदर की फीलिंग्स ही उसे उस वर्ल्ड में आने के बाद जिन जिन बुरी चीजों का सामना करना पड़ा था वो उसे सभी याद आने लगती हैं। इस कारण से उसका कर्स शील्ड फिर से एक्टिवेट हो जाता है और हमें उसकी पावर देखने को मिलती है। यहाँ पर उसकी शील्ड के अंदर जितनी भी स्किल्स थी वो सारी स्किल्स डार्क सर्कल में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस वजह से उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे वो अपने ऊपर से कंट्रोल खोता जा रहा था। वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन रेप्टिलिया उसे बचाने के लिए आगे आती है, पर तभी अचानक से उसके अंदर से एक एनर्जी निकलती है जो कि रेप्टिलिया को पीछे हटा देती है, और तभी अचानक से उस ड्रैगन ने नाफुमी के ऊपर अपना पैर रख दिया था। रेप्टिलिया को लगता है कि नाफुमी उससे बच नहीं पाया, लेकिन उसने पहले ही अपनी पावर से उसके पैर को रोक लिया था। यहाँ पर नाफुमी की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, और उसी समय वो ड्रैगन अपनी पॉइजनस गैस को रिलीज करता है, जिस वजह से यहाँ इस तरफ रेप्टिलिया के अंदर पॉइजन फैल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। नाफुमी ये देखकर हैरान था। वो उस ड्रैगन को हटाते हुए रेप्टिलिया के पास आता है, लेकिन रेप्टिलिया के अंदर पॉइजन फैल चुका था, इस वजह से वो होश में नहीं आ पा रही थी, और अब वो ड्रैगन फिर से उनकी तरफ हमला करने वाला था, पर इतने में ही अचानक से वो चिल्लाकर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। ये देखकर नाफुमी हैरान था कि इसे किसने मारा, पर तभी वो रेप्टिलिया की तरफ देखता है जो कि फिर से नीचे गिर गई थी। वो उसे उठा रहा था और हील करने की कोशिश भी कर रहा था, पर उसकी हीलिंग पावर ज्यादा काम नहीं कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि उस ड्रैगन की बैली के अंदर से फ्लो बाहर आती है। वो बताती है कि उसने उस ड्रैगन की कोर को खत्म कर दिया है, जो कि असल में क्रिस्टल था, जिस वजह से वो ड्रैगन खुद ही मर गया। तो नाफुमी उससे पूछता है कि वो क्रिस्टल कहाँ पर है, जिस पर फ्लो कहती है कि वो मेरे पेट में है। असल में फ्लो ने उसे खा लिया था। अब नाफुमी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और तुरंत ही उस ड्रैगन की बॉडी को बर्न करके रेप्टिलिया को गांव की तरफ ले आता है, जहां आकर वो सभी को बताता है कि वो ड्रैगन मर चुका है। इस वजह से अभी सभी गाँव वाले बहुत खुश थे और उसे अच्छे खासे पैसे दे रहे थे, पर नाफुमी कहता है कि इन पैसों को वो रेप्टिलिया के इलाज में लगाएगा और रेप्टिलिया को ठीक करे। डॉक्टर बताते हैं कि वो रेप्टिलिया को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें खुद इस बीमारी का अच्छी तरह से इलाज नहीं पता। नाफुमी कहता है कि ठीक है, और वैसे भी नाफुमी जानता था कि अगर वो दवाई को
रिफाइन करके दे तो शायद धीरे धीरे रेप्टिलिया ठीक हो जाएगी। इस वजह से वो बाद में उस पैसे को ले लेता है और वहाँ से निकलने लगता है। हम देखते हैं कि बाद में फ्लो ने नाओफुमी को एक क्रिस्टल दे दिया था जो कि उस ड्रैगन के अंदर से मिला था। इस क्रिस्टल को नाओफुमी अपनी शील्ड में एब्जॉर्ब कर लेता है अपने न्यू पावर के लिए, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसकी जो कट सीरीज है उसने जब उसका इस्तेमाल किया था तो उसी की वजह से रेप्टिलिया डैमेज हुई, क्योंकि अगर वो उसका यूज ना करता और होश में होता तो वो रेप्टिलिया को उस पॉइजन से बचा सकता था। इसी वजह से अब वो रेप्टिलिया से माफी मांगता है और बाद में जब वो वहीं जंगल की तरफ घूम रहे थे तभी उन्हें एक लड़की मिलती है जो कि बच्ची थी, लेकिन नाओफुमी उसे देखकर समझ गया था कि ये किसी नोबल फैमिली से है। इस लड़की का नाम मेल्टी है और यहाँ पर ये फ्लो को देखकर बहुत खुश थी क्योंकि इसे फ्लो की स्पीशीज वाली बर्ड से मिलना था और ये जानकर वो बहुत खुश होती है कि फ्लो बोल भी सकती है। फ्लो अपनी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आती है तो मिल्टी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। बाद में हम देखते हैं कि वो उस गांव में लौटकर बाकी के लोग थे उन्हें भी मेडिसिन दे देता है और उसके बाद वहां से निकलने लगता है। अब मिल्टी भी उनके साथ थी क्योंकि रात के टाइम उन्होंने नाओफुमी से रिक्वेस्ट की थी कि उसे उस किंगडम में छोड़ दे क्योंकि वो असल में किंग की दूसरी बेटी है। ये सुनकर नाओफुमी हैरान था और ऐसा नहीं करना चाहता था, पर मिल्टी उसे अच्छे खासे पैसे देने का प्रॉमिस करती है। अब नाओफुमी इस बात पर मान गया था, जिसके बाद वो वापस से किंगडम की तरफ लौट आते हैं। किंगडम की तरफ लौटते वक्त रास्ते में नाओफुमी नोटिस करता है कि रेप्टिलिया की हालत और भी खराब है, उसके ऊपर पॉइजन का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वैसे अब वो वापस से किंगडम में पहुंच चुके थे, जहां पर आने के बाद अभी नाओफुमी फ्लो को मिल्टी के साथ भेज देता है किंगडम की तरफ, जिससे कि मिल्टी ने जो प्रॉमिस किया था उसे पैसे देने का वो प्रॉमिस पूरा कर सके और इससे नाओफुमी भी नजर में नहीं आएगा। अब जब फ्लो और मिल्टी वहां से चले गए थे तो इसके बाद नाओफुमी रेप्टिलिया को लेकर एक चर्च में आता है, जहां पर आने के बाद वो पहले तो देखता है कि चर्च के बाहर जो टावर्स हैं वहां तीनों मेन कैरेक्टर के सिंबल लगे हैं, लेकिन शील्ड का सिंबल कहीं पर नहीं लगा हुआ था। इस चीज पर उसे थोड़ा गुस्सा आता है और फिर वो अंदर आता है और अंदर आकर वहां वो उन लोगों से होली वाटर की डिमांड करता है, क्योंकि होली वाटर ही एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी कर्ज को खत्म कर सकती है। असल में उस ड्रैगन का पॉइजन एक कर्ज के तौर पर रेप्टिलिया की बॉडी में मिल चुका था, इस वजह से उन्हें होली वाटर की जरूरत थी। अब वहाँ पर जो प्रीस्ट थे वो कहने लगते हैं कि होली वाटर हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हमें गोल्ड कॉइन देना होगा। नाओफुमी इसके लिए तैयार था और वो तुरंत ही उन्हें एक गोल्ड कॉइन दे देता है। रेप्टिलिया मना कर रही थी कि ऐसा ना करो, क्योंकि गोल्ड कॉइन सच में बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होती है, पर फिर भी नाओफुमी उसकी एक नहीं सुनता। अब वो प्रीस्ट वहाँ पर एक होली वाटर की बोतल लाकर देता है। नाओफुमी अपने शील्ड से पहले ही नोटिस कर चुका था कि वो होली वाटर असल में नकली है, मतलब वो किसी काम का नहीं था, इसलिए नाओफुमी उससे असली वाला बोतल लाने को कहता है, नहीं तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब प्रीस्ट भी इसके बाद असली बोतल मंगवाता है। नाओफुमी देखता है कि ये असली है, इस वजह से वो उसे लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि किंगडम का एक सोल्जर अभी नाओफुमी के पीछे पड़ा हुआ था, जिससे नाओफुमी को लगता है कि शायद फिर से वो उसे किसी प्रॉब्लम में फंसाने वाला है, जिस वजह से उसका काफी टाइम वेस्ट होगा। इस वजह से वो रेप्टिलिया को लेकर वहाँ से भागता है। अभी रेप्टिलिया प्रॉब्लम में ना फंसे, इस वजह से उन दोनों ने अपने अपने रास्ते बदल लिए थे। कुछ दूर भागने के बाद नाओफुमी थक चुका था और इसलिए वो 2 मिनट रुकने का फैसला करता है, लेकिन इतने में ही मोटोयासु उसकी तरफ हमला करते हुए आता है। अब पहले तो नाओफुमी सोच रहा था कि मोटोयासु पागल हो गया क्या, लेकिन तभी मोटोयासु उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक और लड़के को स्लेव नहीं बनाने दूंगा। नाओफुमी को कुछ समझ नहीं आता कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, पर उसे बाद में समझ आता है कि मोटोयासु असल में फ्लो की बात कर रहा है। अब वो उसे समझाने की कोशिश करता है, पर तभी मोटोयासु उस पर हमला करने लगता है, जिस वजह से आसपास की कुछ दुकानें भी टूट गई थी। वैसे वो दुकानें वाले मोटोयासु को रुकने के लिए कह रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ के कुछ दुकान वाले जो खुश थे वो कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तुमने बिल्कुल सही निशाना लगाया। अब इस वजह से उन दुकानदारों की भी लड़ाई होने लग गई थी। यहाँ पर मोटोयासु भी नाओफुमी पर फिर से हमला करने वाला था, लेकिन उसके पहले वहाँ पर वही सोल्जर आ जाता है जो कि नाओफुमी का पीछा कर रहा था। वो वहाँ पर मोटोयासु को रोकने को कहता है, लेकिन इतने में ही वहीं पर माइनी और उसके साथी आ चुके थे, जो कि नाओफुमी को घेर लेते हैं और कहते हैं कि उसे फिर से मोटोयासु के साथ एक बार फिर से डुअल मैच करना होगा। नाओफुमी सोचता है कि ये कैसी पागलपंती है, क्योंकि वो जब भी यहाँ पर आता है तब उसे मोटोयासु के साथ लड़ने को कहा जाता है। पर इतने में ही अब वहाँ मिल्टी, रेप्टिलिया और फ्लो भी आ गए थे। मिल्टी उन्हें रुकने को कहती है और यहाँ पर नाओफुमी को जानने को मिलता है कि मिल्टी असल में सेकंड प्रिंसेस है और अब इसी वजह से यहाँ नाओफुमी को फाइट नहीं करनी पड़ रही थी। अगले सीन में नाओफुमी मिल्टी, रेप्टिलिया और फ्लो के साथ ब्लैक स्मिथ के पास जाता है, जहाँ पर वो मिल्टी से पूछता है कि आखिर असल में वो कौन है, जिस पर वो डिटेल में बताती है कि वो किंग की दूसरी बेटी है, यानी कि प्रिंसेस है। तभी मिल्टी कहने लगती है कि उसे नाओफुमी से कोई जरूरी बात करनी है, लेकिन नाओफुमी कहता है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, और ऐसा वो किंग के बर्ताव के कारण कह रहा था। इस पर मिल्टी को बुरा लगता है और तभी वहाँ पर एक और सोल्जर आता है जो कि कहता है कि मिल्टी को किंग बुला रहे हैं। इस वजह से अब मिल्टी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं
कि मिल्टी जो अपने फादर से मिलकर वापस लौट रही थी, तभी हम उसकी मदर को भी देखते हैं जो उन्होंने असल में मिल्टी को भेजा था कि वो जाकर माइनी को रोके नाफुमी और मोटोयासु को डुअल मैच करने से। मिल्टी ने ये काम तो कर दिया था, लेकिन उसकी मदर का जो सीक्रेट मैसेज था जो कि उसे नाफुमी को पहुंचाना था, वो मैसेज उसे नहीं दे पाई। इस वजह से वो अभी थोड़ी सी उदास थी। इस तरह फ्लो भी अभी उदास थी क्योंकि मिल्टी उसकी एक अच्छी फ्रेंड बन चुकी थी और नाफुमी ने सिर्फ किंग और माइनी के बर्ताव को देखते हुए मिल्टी को यहाँ से भगा दिया। पर नाफुमी को इस चीज से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। पर अब फ्लो गुस्से में होकर वहां से चली जाती है और कुछ देर के बाद वहां पर बहुत सारे गार्ड आते हैं और उनके साथ में कुछ डेमी ह्यूमंस भी थे जो कि नाफुमी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें अपनी टीम में ले ले अगली वेव के लिए, क्योंकि वो किसी और दूसरे मेन कैरेक्टर की हेल्प करना नहीं चाहते, क्योंकि वो पिछली वेव के टाइम उन सभी का रिएक्शन देख चुके हैं। वो सिर्फ लड़ने में विश्वास करते हैं, उन्हें बाकियों से कोई मतलब नहीं। नाफुमी इसके लिए मान जाता है, लेकिन अब वो 150 कॉइन की डिमांड करता है। वो सभी कहते हैं कि ठीक है, जब उनके पास इतने कॉइन आ जाएंगे तब वो नाफुमी को दे देंगे, जिसके लिए नाफुमी भी मान जाता है और उन्हें जाने को कहता है। अब जब वो वहां से चले गए थे तो नाफुमी यहाँ ब्लैक स्मिथ से पहले तो अपने और रेप्टिलिया के लिए कुछ आर्मर और वेपन को अपग्रेड करवाने लाता है, जिसके बाद वो ब्लैक स्मिथ से पूछता है कि मेरी सिस्टम स्क्रीन के ऊपर रेप्टिलिया के नाम के सामने कुछ स्टार बने आ रहे हैं, उसका क्या मतलब है। जिस पर ब्लैक स्मिथ उससे बताता है कि असल में ये स्टार क्लास अपग्रेड को शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि अब रेप्टिलिया इतने लेवल पर पहुंच चुकी है कि वो अपना क्लास अपग्रेड करवा सके। नाफुमी ये सुनकर बहुत हैरान था क्योंकि उसे पहले इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। उसे ये भी जानने को मिलता है कि अभी कुछ टाइम से रेप्टिलिया फ्लो ने लेवल अप नहीं किया था क्योंकि अभी तक उनका क्लास अपग्रेड नहीं हुआ है। क्लास अपग्रेड के बाद वो अपना लेवल और भी ज्यादा बढ़ा सकती हैं और इसके लिए उन्हें वहाँ सिटी टावर के अंदर जाना था। वहाँ पहुँचने के बाद जब नाफुमी क्लास अपग्रेड की बात करता है तो वहाँ पर जो लोग थे वो उसके लिए राजी थे, पर तभी एक लेडी वहाँ पर आती है और बताती है कि नाफुमी टावर से बैन है, इसका मतलब उसे क्लास अपग्रेड कराने की परमिशन नहीं है। ये सुनकर नाफुमी को गुस्सा आ रहा था और फिर वो वहाँ से चला जाता है और सीधा ही उस मर्चेंट के पास जाता है जहाँ से उसने वो एक्स खरीदा था जिसके अंदर से फ्लो निकली थी। अब यहाँ पर आने के बाद वो उस मर्चेंट से पूछता है कि वो अपने स्लेव का क्लास अपग्रेड कैसे करता है। वो मर्चेंट अभी बहुत फेमस हो गया था क्योंकि उसने नाफुमी को इतनी पावरफुल डेमी ह्यूमन जो दी थी, इसी वजह से वो उसे ये चीज बता देता है। वो कहता है कि मैं ये काम दूसरे सिटी में करवाता हूँ। वो यहाँ 3-4 सिटीज के नाम बताता है और वो नाफुमी को बताता है कि उसे किस सिटी में जाना चाहिए। अभी नाफुमी जब सिटी का नाम सुनता और उसे मैप में देखता है तो वो समझ जाता है कि ये तो बहुत दूर है और अब अगली वेव बहुत ही जल्द आने वाली है, इस वजह से वो वहाँ पर नहीं जा सकता। इसका मतलब वो कुछ टाइम के लिए अपना लेवल अप नहीं कर सकते। इसलिए अब वो मर्चेंट यहाँ फ्लो को एक डिवाइस दे देता है जो कि वो अपने पैरों में पहन सकती है। इससे उसकी स्पीड भी तेज हो जाएगी और साथ ही साथ उसके जो अटैक्स पावर हैं वो भी बढ़ जाएंगी। अभी फ्लो को उनकी प्रैक्टिस नहीं है, इसी वजह से वो पहले कुछ मॉन्स्टर से फाइट करके उन्हें हराता है, जिस चीज से फ्लो को उस डिवाइस की थोड़ी सी समझ हो जाती है। अब इसके बाद नाफुमी ब्लैक स्मिथ के पास आया था और वहां से निकलने वाला था अगली वेव की तैयारी के लिए। तभी वहां पर वो सभी सोल्जर आ जाते हैं और वो सभी डेमी ह्यूमंस जो कि नाफुमी की टीम में ज्वाइन होना चाहते थे, उन्होंने अब इतने कॉइन जमा कर लिए थे जितने नाफुमी ने कहा था, जिसके बदले नाफुमी उन्हें कुछ इक्विपमेंट दे देता है जो कि वेव के दौरान उन्हें हेल्प करेंगे। यहाँ पर वो नाफुमी की टीम में जुड़ चुके थे, इस वजह से नाफुमी का जो शील्ड सिस्टम है उस पर उनके नाम अपीयर हो जाते हैं। अब नाफुमी को उस वेव को क्लियर करने के लिए एक प्लान की भी जरूरत थी, जिस वजह से वो बाद में एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करता है। अब इस सब के बाद वो जब एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा था तभी अचानक से उसकी मुलाकात वहाँ पर रेन और इटुसुकी से होती है और वो दोनों वहाँ पर उसे देखकर हैरान थे और नाफुमी भी उन्हें देखकर हैरान था। और इटुसुकी और रेन दोनों ही वहाँ पर उसके पास आते हैं और इटुसुकी अभी नाफुमी से थोड़ा गुस्सा था क्योंकि उसने उसके कुछ टास्क चुरा लिए थे, लेकिन नाफुमी उन्हें समझाता है कि उसने किसी के टास्क नहीं चुराए बल्कि गलती उन्हीं दोनों की है और वो उन्हें उनकी गलती बताता है। पहली गलती, अभी नाफुमी पहले ही एक विलेज में गया था जहाँ पर लोगों के ऊपर बहुत भारी टैक्स लगा हुआ था जिससे कि उनके विलेज को वापस से डेवलप किया जा सके। इस टैक्स की वजह से वो लोग खाना खाने तक एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बाद में नाफुमी ने उनकी मदद की थी और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इटुसुकी ने वहाँ पर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इतना डिस्ट्रक्शन फैला दिया कि उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ रैन ने एक मॉन्स्टर बीस्ट को हराया था, लेकिन उसके पॉइजन की वजह से सभी गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि वहाँ पर एक बीमारी फैलने लगी और नाफुमी ने ही जाकर उसे सुलझाया। वो उनसे कहता है कि तुम अगर लोगों की मदद करना चाहते हो तो ये देखकर करो कि तुम्हारी मदद से कहीं उन्हें और ज्यादा प्रॉब्लम तो ना होगी। इसके बाद अब नाफुमी वहाँ से चला गया था और इसके बाद वो लोग सीधा ही ब्लैक स्मिथ के पास आ गए थे।
यहाँ पर आने के बाद नाओफुमी उससे एक ब्रेसलेट लेकर रेप्टिलिया को दे देता है। ये ब्रेसलेट की खासियत ये थी कि ये जो रेप्टिलिया की जो मैजिक एबिलिटीज होंगी उन्हें और भी ज्यादा इम्प्रूव करेगा। वैसे यहाँ पर फ्लो थोड़ी सी जेलस फील कर रही थी क्योंकि उसे कोई गिफ्ट नहीं मिला था। वो नाओफुमी से कहती है कि मुझे भी कुछ चाहिए, जिस पर वो उसे एक हेयर क्लिप दे देता है और कहता है कि ये तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगी। अब फ्लो बहुत खुश थी। तभी वहाँ पर वो सभी सोल्जर आ जाते हैं जिन्होंने अभी अभी नाओफुमी की टीम को ज्वाइन करा था, क्योंकि जल्दी अब वेव स्टार्ट होने वाली थी। कुछ सेकंड का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद इन सभी को वहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। अब ये उसी जगह पर आ गए थे जहाँ पर वो वेव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आने के बाद ये लोग देखते हैं कि कुछ गॉब्लिन और कुछ मॉन्स्टर विलेजर्स पर हमला कर रहे हैं। ये तुरंत ही आगे बढ़कर उन विलेजर्स को बचाते हैं और उन्हें वहां से किसी सेफ जगह पर जाने के लिए कहते हैं। अब इसी तरह से कुछ घंटों तक फाइट करने के बाद नाओफुमी नोटिस करता है कि कोई भी हीरो यहाँ पर नहीं है। वो सोच रहा था कि क्या बाकी सभी यहाँ पर नहीं आए। अब तभी अचानक से वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है जो कि वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर से लड़ते हुए उन्हें बहुत ही आसानी से हराने लगती है और वो उन्हें पहचान लेता है। ये वही ओल्ड वुमेन थी जिसकी मदद नाओफुमी ने कुछ टाइम पहले की थी। नाओफुमी उन्हें इतनी अच्छी तरीके से हील होते हुए देखकर बहुत हैरान था। अब ये ओल्ड लेडी नाओफुमी से कहती हैं कि वो चिंता ना करे, यहाँ पर वो विलेज को प्रोटेक्ट कर लेंगे। जिसके बाद नाओफुमी ओल्ड लेडी और अपने सभी साथियों सोल्जर को छोड़कर वहां से चला जाता है। अभी वो जा रहा था उन पोर्टल के नीचे जहाँ पर उसे इस वेव का मेन बॉस मिल सकता था। अगर वो बॉस को हरा दें तो वो वेव क्लियर हो जाएगी। उस जगह पर पहुंचने के बाद वो वहां पर इटोसुकी और उसकी टीम से मिलता है जो कि अभी कुछ मॉन्स्टर से लड़ रहे थे और वो नीचे के हालात संभाले हुए थे। अब वो भी इटोसुकी से पूछता है कि बाकी सभी कहाँ हैं, तो वो बताता है कि वो सभी ऊपर उस पायरेट शिप के अंदर हैं। वो वहां पर एक सॉलिडर नाम के मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं, शायद वहीं इस वेव का बॉस भी है। ये सुनकर नाओफुमी तुरंत ही फ्लो के साथ रेप्टिलिया को लेकर वहां उस पायरेट शिप के ऊपर आ जाता है। जब वो सबसे टॉप पर आ गया था तब वो वहां से देखता है कि रेन और उसका ग्रुप अब एक स्कल कैप्टन जो कि पायरेट कैप्टन है उससे फाइट कर रहे थे और दूसरी तरफ मोटोयासु एक टैक्टिकल मॉन्स्टर से लड़ रहा था। यहाँ पर दोनों ही टीम अलग अलग मॉन्स्टर से लड़ रही थी, इसलिए उनके बीच में अच्छे बॉन्ड नहीं बन रहे थे। मतलब वो साथ में काम नहीं कर रहे थे। एक तरीके से उनके बीच में कंपटीशन चल रहा था कि कौन किस मॉन्स्टर को पहले मारेगा। इसी वजह से यहाँ पर उनका बहुत ही खराब टीम वर्क चल रहा था। ये देखकर नाओफुमी तुरंत ही वहाँ ऊपर से नीचे आ गया था। वो उन दोनों को चिल्लाते हुए कहता है कि वो बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। इस तरह से लड़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऐसे तो वो कभी भी इस वेव को क्लियर नहीं कर सकते। अब वो स्कल कैप्टन और वो टैक्टिकल मॉन्स्टर जब हमला कर रहे थे तो नाओफुमी उन दोनों के ही अटैक को रोकते हुए इन दोनों को समझाता है कि हमें मिलकर काम करना होगा। अब हमें एक चीज जानने को मिलती है कि जो कैप्टन है वो असल में रिकवर हो सकता है। मतलब पहले भी रैन उसे कई बार हरा चुका था मगर वो बार बार रिकवर हो रहा था। लेकिन अब अचानक से नाओफुमी कैप्टन की परछाई के अंदर कुछ हलचल देखता है और वहां पर उसे कुछ गड़बड़ लगती है। इसी वजह से वो रेप्टिलिया से कहकर लाइटनिंग मैजिक का यूज करने को कहता है। अब रेप्टिलिया जैसे ही लाइटनिंग मैजिक का यूज करती है तो वहां पर बहुत तेज रोशनी होती है। इस रोशनी की वजह से अचानक से उसके शैडो के अंदर से वो सॉलिडर स्पिरिट निकलना शुरू हो गई थी। इसे देखकर आप सभी हीरोज की तरफ एरो से हमला करना शुरू कर देते हैं और इससे फाइनल जो मेन बॉस कैरेक्टर है वो भी सामने आ गई थी। तभी नाओफुमी जानता है कि नॉर्मल पावर के साथ इसे हरा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इस वजह से वो अपनी रेज शील्ड को एक्टिवेट करने को कहता है। वैसे इसमें उसे बहुत प्रॉब्लम होती है, इस वजह से वो पहले रेप्टिलिया से परमिशन लेता है। जिसके बाद रेप्टिलिया कहती है कि चिंता मत करो, अगर वो अपना कंट्रोल खो देगा तो रेप्टिलिया उसे संभाल लेगी। इसके बाद नाओफुमी अपनी कट सीरीज को एक्टिवेट करता है और रेज सीरीज का यूज करना शुरू कर देता है। उसकी शील्ड चेंज होने लगी थी, लेकिन इस बार जब वो अपनी शील्ड के एटमॉस्फेयर में आता है तो वहां से उसे एक ड्रैगन दिखाई देता है। ये ड्रैगन वही ड्रैगन था जिसे फ्लो ने खत्म किया था और उसका जो क्रिस्टल था वो नाओफुमी ने ले लिया था और उसे अपने शील्ड में एब्जॉर्ब कर लिया था। इसी वजह से अब वो ड्रैगन की पावर भी नाओफुमी के पास आ चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी ग्रो अप स्किल अनलॉक हो गई थी और इसी वजह से ही जो सीरीज है वो भी अब नेक्स्ट लेवल पर आ जाती है और उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। उसकी बॉडी पर अब एक तरह के फ्लेम जनरेट हो रही थी और उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। ये देखकर सभी हैरान थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि माइनी अभी सभी से कह रही थी कि मैंने शुरुआत में ही कहा था ना कि नाओफुमी खुद ही एक मॉन्स्टर है, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर अब रेप्टिलिया उसे चुप करा देती है। वैसे अब ग्रो अप सीरीज अनलॉक करने के बाद कट सीरीज की पावर और बढ़ गई थी, जिस वजह से हम देखते हैं कि फ्लो जो कि नाओफुमी की शील्ड के साथ कनेक्ट है उसका भी रेज फॉर्म अनलॉक हो गया था, उसकी भी पावर बढ़ जाती है। उसके बाद वो भी उस सॉलिडर पर हमला कर रही थी और उसे बहुत बुरी तरह से पीट रही थी। यही रेप्टिलिया अभी बाकी सभी हीरो से कहती है कि तुम सभी बेवकूफ हो, नाओफुमी सभी को बचाने के लिए लड़ रहा है
लेकिन तुम उसकी मदद नहीं कर रहे। ये बात सभी को समझ में आ जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि नाफुमी के पीछे अब अचानक से वो स्केल कैप्टन और दूसरा मॉन्स्टर अपीयर हो गए थे। तो यहाँ पर इटोसुकी और रैन ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया था। इससे मोटोयासु को भी अकल आ जाती है और वो भी उनकी मदद करने के लिए मान जाता है और उस पर हमला करने लगता है। अभी यहाँ पर नाफुमी देखता है कि जब उसकी ये रेस सीरीज अब और ग्रुप सीरीज में और ज्यादा अपग्रेड हो चुकी है तो इससे और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लगी थी, क्योंकि इसकी वजह से उसके इमोशन और ज्यादा उसके ऊपर हावी हो रहे थे। तभी रेप्टिलिया जाकर उसे संभालती है, जिस वजह से अब उसके इमोशन फिर से ठीक होने लगे थे। वो अभी अभी नेचुरल पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसे एक और आइडिया आता है कि वो अपनी अलग अलग स्किल को भी तो एक साथ मिलकर यूज कर सकता है। अब वो अपनी रेज पावर के साथ शील्ड टेक्निक को कंबाइन करते हुए पहले तो सोलेटर को उसमें कैद कर लेता है और उसके बाद एक दूसरी स्किल का यूज करता है जो कि उसने बहुत पहले एक्वायर की थी। इस स्किल से बहुत सारी स्पीयर टाइप नीडल आकर सीधा उस शील्ड प्रिजन में लग जाती हैं, जिसकी वजह से उस सोलेटर को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं जब उसने इन तीनों स्किल को कंबाइन किया था तो उसकी वजह से उसे एक नई स्किल मिलती है जो कि थी शील्ड आयरन मेडन। अब जैसे ही वो इसका इस्तेमाल करता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेटल स्टैचू अपीयर होता है जो कि पूरी तरीके से आयरन से बना था और उसके अंदर अब वो शील्ड की बॉल कैद हो जाती है। उसका डोर बंद होता है और उसके बाद अचानक से प्रेशर के साथ वो सोलेटर वहीं ऊपर से नीचे गिरती है और वहीं पर मारी जाती है। ये देखकर सभी हैरान थे और अब नाफुमी भी वहाँ ऊपर से नीचे गिर गया था, क्योंकि उसने अपनी बहुत ज्यादा पावर इस्तेमाल कर ली थी। पर वो ठीक था। अभी मोटोयासु थोड़ा जेलस फील करते हुए कहता है कि इस बार तो तुमने उसे हरा दिया, लेकिन अगली बार मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर साबित करके रहूंगा। तभी वहाँ पर फ्लो आ जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन उसी समय नाफुमी को एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर अचानक से एक और सॉलिटर मॉन्स्टर अपीयर होने वाला था। पर उसके पूरी तरह से अपीयर होने से पहले बहुत सारे लाइट एरोज आकर उस सॉलिटर को खत्म कर देते हैं। अभी सभी हैरान थे कि आखिर ये अटैक किसने किया, लेकिन उसी के बाद एक और गर्ल वहाँ पर आती है और नाफुमी की तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि तुम सच में एक शील्ड हीरो कहलाने के लायक हो, और ये भी कह रही थी कि मैं तुमसे लड़ना भी पसंद करूंगी, लेकिन इससे पहले अपने लेवर को पहले मुझसे लड़ाकू को देख लेना चाहिए। और यहाँ पर वो स्लेव अभी बाकी 3 हीरो से कह रही थी। इस वजह से इन तीनों को गुस्सा आता है और वो तुरंत ही उसकी तरफ हमला कर देते हैं। पर वो लेडी जो कि अपना नाम क्लास बता रही थी, वो यहाँ पर इन तीनों के अटैक को रोक कर विंड मैजिक का यूज करती है, जिसकी वजह से वो तीनों हीरोज वहाँ नीचे गिर जाते हैं। साथ ही उनके जो टीम मेंबर थे वो भी नीचे गिर गए थे और अब वहाँ पर सिर्फ नाफुमी ही बच गया था। यहाँ पर वो पहले तो एक लिक्विड पीता है जिससे उसकी स्ट्रेंथ और पावर वापस से रिकवर हो जाती है और उसके बाद वो शील्ड प्रिजन की मदद से ग्लास को कैद कर लेता है। लेकिन अब ग्लास ने शील्ड प्रिजन को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी रेप्टिलिया और फ्लो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो उनके अटैक को भी रोक लेती है, जिस दौरान रेप्टिलिया की तलवार भी टूट चुकी थी। हम देखते हैं कि अभी वो नाफुमी से कह रही थी कि तुम ताकतवर हो, मैं इंतजार कर रही हूँ कि कब तुम अपने रेस शील्ड का इस्तेमाल करोगे। उसे नाफुमी के साथ पूरी पावर से लड़ना था। अब यहाँ पर रेप्टिलिया भी सपोर्ट करती है, इस वजह से नाफुमी रेस शील्ड को एक्टिवेट करने के लिए हाँ कर देता है और तुरंत ही उसकी पावर को अनलॉक करता है। इस दौरान नाफुमी कई तरीके से उस पर अटैक करता है, लेकिन उन सभी से कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो अपनी नई स्किल यानी कि शील्ड आयरन मेडन का इस्तेमाल करता है। अब उसने उसमें ग्लास को कैद कर लिया था, लेकिन फिर भी ग्लास उस आयरन मेडन को भी डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर आ जाती है। नाफुमी ये बात समझ चुका था कि वो उसे हरा नहीं सकता और ग्लास भी एक बात समझ गई थी कि यह वेव बहुत ही जल्द बंद होने वाली है, मतलब जो पोर्टल हवा में ओपन है वो बंद हो जाएगा, इसलिए उसे जल्द से जल्द नाफुमी को खत्म करना है। पर जब नाफुमी ये बात समझता है तो वो तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जिस दौरान ग्लास अपनी पूरी कोशिश कर रही थी उस पर हमला करने की, लेकिन नाफुमी हमेशा उसके अटैक से बचता जा रहा था और अब टाइम आ चुका था पोर्टल के बंद होने का। इस वजह से ग्लास तुरंत ही वहाँ से चली जाती है, पर वो डिसाइड करके जाती है कि जब थर्ड वेव आएगी तो वो नाफुमी को छोड़ेगी नहीं। उसके गायब होते ही वो पोर्टल बंद हो जाता है और उसके बाद वेव स्टॉप हो जाती है। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। नाफुमी अब सोच रहा था कि ग्लास सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसे हराने के लिए मुझे अभी और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा, वरना हम थर्ड वेव सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इस तरफ रेप्टिलिया और अभी गांव वालों को भी चिंता हो रही थी। वैसे अब वेव क्लियर हो गई थी, इस वजह से किंग सिर्फ नाओमी को अपने पास किंगडम में बुलाता है, जहाँ पैलेस के अंदर आने के बाद नाफुमी किंग से मिलता है तो किंग उससे कहता है कि तुम पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, ये देखकर हम बहुत खुश हैं। क्या तुम बता सकते हो कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हुए? नाफुमी जानता था कि वो ये किस लिए पूछ रहे हैं, इसलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं बताने वाला था, लेकिन फिर वो कहता है कि आप घुटनों के बल आकर मुझसे माफी मांगिए, मैं आपको बता दूंगा। जिस पर किंग को गुस्सा आता है
और वो अपने सोल्जर से नाफुमी को घेरने को कहता है, लेकिन वो कहता है कि अगर उन्होंने ऐसी गलती की तो वो पूरी किंगडम को खत्म कर देगा। ये सुनकर किंग भी डर गया था। अभी वो कहने लगा था कि हम रेप्टिलिया और फ्लो को नहीं छोड़ेंगे। इस पर नाफुमी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो फाइनल वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। वहां से बाहर आने के बाद एक लेडी उससे कहती है कि अब तुम्हें बहुत लोग जानने लगे हैं और इस वजह से अब शायद दुश्मन भी तुम्हारे बहुत बढ़ जाएंगे, तुम्हें देख कर रहना होगा। इसके बाद अब नाफुमी वहां से ब्लैक स्मिथ के पास आता है, जहाँ पर अभी वो रेप्टिलिया के लिए एक तलवार लेने के लिए आया था, क्योंकि उसकी तलवार टूट चुकी थी। पर रेप्टिलिया तलवार लेने से मना कर देती है और इसका असली रीजन यही था कि उसके पास बहुत कम पैसे बचे हैं। लेकिन रेप्टिलिया ये कहती है कि उसके पास एक दूसरी तलवार है, इसीलिए उसे एक और तलवार नहीं चाहिए। पर ये चीज ब्लैक स्मिथ ने नोटिस कर ली थी। अब जब वो वहां से उस सिटी की तरफ निकलने वाले थे जहाँ रेप्टिलिया और फ्लो अपने क्लास अपग्रेड करवाएंगे, तभी रास्ते में नाफुमी ब्लैक स्मिथ का दिया हुआ एक लेटर ओपन करता है। इसमें लिखा हुआ था कि उसने उनके लिए एक चीज रखी है। इन चीजों में बहुत सारा खाना था, साथ ही एक तलवार भी थी जो कि एक इनविजिबल स्वॉर्ड है, जो कि रेप्टिलिया के बहुत काम आ सकती है। फ्लो के लिए भी उसमें एक हेयर क्लिप थे, जो कि बहुत ज्यादा भारी चीज को भी कंप्रेसर के साथ ढकेल सकते हैं। इसका मतलब इससे उसके हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और नाफुमी के लिए शील्ड पर लगाने का एक डिवाइस था, उसकी आगे जाकर किसी चीज में हेल्प कर सकता है। अब जब वो आगे बढ़ रहे थे तब वो नोटिस करते हैं कि मिल्टी उनका पीछा कर रही है। अब फ्लो तुरंत ही नाफुमी को समझाने लगती है और मिल्टी उसके फादर और उसकी सिस्टर की तरफ नहीं है। अगर नाफुमी ये बात नहीं मानता पर फिर भी उसे रुकना पड़ता है। मिल्टी उसके पास आकर कहती है कि वो उसके फादर से माफी मांग ले और दोनों के बीच में सुलह कर ले, जिससे कि पीस क्रिएट हो सके और फिर नाफुमी को भी इस तरह से बार बार किंगडम छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा और उसे भी अच्छे खासे पैसे मिलते रहेंगे। पर नाफुमी इसके लिए तैयार नहीं था। पर तभी सामने वो नोटिस करता है कि जो अभी गार्ड मिल्टी के साथ आए थे वो बिल्कुल उसी तरह से खड़े हैं जिस तरह से वो उस दिन खड़े थे, जिस दिन माइनी ने नाफुमी को धोखा दिया था। वो समझ जाता है कि वो हमला करने वाला है। हम देखते हैं कि वो सभी सोल्जर में से एक अपनी तलवार लेकर यहाँ आगे बढ़ता है और वह इसी वक्त मिल्टी को खत्म करने वाला था। पर इससे पहले वो हमला करता, नाफुमी मिल्टी को खींचते हुए अपनी शील्ड आगे करके उसके अटैक को रोक लेता है। मिल्टी ये देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।